हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी सिंपली ह्यूमन नर्वस सिस्टम का रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में हम लोग लास्ट 15 ईयर्स 2010 से लेकर 2024 तक पूछे गए सभी पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और चैप्टर का एक क्विक शॉर्ट मैं आप लोगों को दूंगी जिससे आपका एक फुल फ्लैश रिवीजन हो जाए। होपफुली आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा होगा। वैसे तो बहुत छोटा हो गया है, पहले इस चैप्टर से बहुत डर लगता था बच्चों को क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होती थी। एंड यू नो कि हमारी बॉडी का जो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है ना। उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका वर्किंग मैकेनिज्म काफ़ी कुछ होता है। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो न्यूरोलॉजी यू नो टॉप मतलब रैंक जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो न्यूरोलॉजी को ऑप्ट करते हैं। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी ये सब टॉप ब्रांचेज हैं, ठीक है। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे उसके बाद यू विल कम टू नो। सो बट यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी ने आपके लिए बहुत ही सिंपल सोबर सा कर दिया है। यू नो कि एनटीए ने भी और सीबीएसई ने भी इस चैप्टर में से जो मेन पार्ट था इसका लास्ट में सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, इवन रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट वो सब डिलीट कर दिया है। बहुत बेसिक सी नॉलेज इस चैप्टर में आपको दी गई है, एक तो हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में और एक न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग मैकेनिज्म है वो समझाया गया है, ठीक है। लास्ट में सीएनएस में सिर्फ ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत समराइज्ड वे में है बच्चों। तो अगर आपने इस चैप्टर को छोड़ रखा है ये सोचकर कि यार ये तो पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूँगी अभी आपके पास थोड़े बहुत 20-25 दिन जो भी बचे हैं, 25 दिन तो नहीं है, मैं कहूँगी 20 दिन ही आपके पास बचे हैं, उस टाइम में आप इस चैप्टर के एटलीस्ट पीवाईक्यूज करके जाएं जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है तो आप उसमें मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। इस चैप्टर के पीवाईक्यूज भी बहुत कम यहाँ पर हम डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि आप देखो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास यहाँ पे 20-21 स्लाइड्स हैं, यानी थोड़ी बहुत मैं टाइटल्स की स्लाइड हटा दूं तो 15-16 पीवाईक्यूज ही हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर में आई एंड ईयर से पूछे जाते थे। अब वो तो डिलीट हो गया है तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं एंड ना ही आपसे पूछे जाएंगे। प्लीज़ उन टॉपिक्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बच्चों। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक क्विक ब्रीफ दिया गया है कि किस तरह से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम एक ही टाइम पर अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम मल्टीपल सिस्टम्स हमारे काम कर रहे होते हैं और सबको सिग्नल्स भेजता है ना, उसी को तो आप कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यू नो ना कि हमारी बॉडी में दो तरह का कंट्रोल है, एक हमारा नर्वस सिस्टम सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है और दूसरा जो हार्मोन्स हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वहाँ से भी ऑर्गन्स के पास सिग्नल्स जाते हैं जिससे उन्हें एक कांस्टेंट इनपुट मिल सके कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका न्यूरल कंट्रोल है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो केमिकल कंट्रोल का है एंड देन हमारी ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर नर्वस सिस्टम में वैसे आपने देखा होगा ह्यूमन फिजियो के हर चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको जितने भी एनिमल किंगडम के फाइला हैं उनके बारे में बताया है कि किस में कैसे वो स्ट्रक्चर होता है, बट नर्वस सिस्टम की कोई डिटेल यहाँ पर नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर सबसे सिंपल टाइप का जो नर्वस सिस्टम सबसे पहली बार बना वो किस में बना था? पॉरीफेरा में मत कर देना, पॉरीफेरा के पास कोई भी नर्व्स नहीं होती हैं बच्चों। नर्वस सिस्टम जो सिंपल टाइप की नर्व्स हैं वो सबसे पहले इवॉल्व हुई थी सीलेंट्रेटा में, जिसमें हाइड्रा आता है, सी एनिमोन आता है ना, सीलेंट्रेटा जिसको आप निडेरिया भी कहते हैं, इस फाइलम में सबसे पहला सिंपल नर्व नेट बना। यहीं से सेंसेस जो आसपास के सेंसेस हैं जिस भी फॉर्म में, चाहे वो केमिकल सेंस हैं, टच है, टेस्ट है, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है। टेस्ट यहाँ पर नहीं आता, टच वगैरह होता है सिंपल सा। तो हाइड्रा में सबसे पहला मतलब हाइड्रा मतलब इसका जो फाइलम है सीलेंट्रेटा या निडेरिया, वहाँ पर सबसे पहले सिंपल नर्व नेट बना। फिर धीरे धीरे नर्वस सिस्टम इवॉल्व होता गया और यहाँ पर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है अलग अलग, जैसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो आप लोग, है ना, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, यहाँ पे सभी में जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स का बना हुआ है। न्यूरॉन्स प्लस आपको ध्यान है न्यूरोग्लियल सेल्स भी पढ़ते हैं हम एनिमल टिश्यूज में, तो न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लियल सेल्स मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। जैसे जैसे फाइलम इवॉल्व होते गए वैसे वैसे ये इवॉल्व होता गया। इंसेक्ट्स में आप देखेंगे काफ़ी बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, कॉकरोच में आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, यू रिमेंबर, ठीक है। एंड कॉकरोच में आपको ध्यान है ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर भी था, एक सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन होता है जिसको हमने कहा था कि ये ब्रेन की तरह एक्ट करता है। हालांकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी फिर रिमेंबर कि अगर हम कॉकरोच के हेड को कट कर दें तो भी वो कई दिनों तक उसकी जो बाकी की बॉडी है, ट्रंक है, वो 1 वीक तक एटलीस्ट जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसका यही वो इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज पूरी बॉडी का कंट्रोल सिर्फ ब्रेन के पास नहीं है बल्कि पूरा डिवाइडेड है।
ध्यान है आपको? नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में अगर मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान कराऊं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, जो जितने भी कॉर्डेटा के पहले वाले फाइला हैं, उनमें जो नर्व कॉर्ड है वो हमेशा वेंट्रल सरफेस पर होती है ना, जमीन की तरफ जो सरफेस है दैट इज वेंट्रल सरफेस। दो नर्व कॉर्ड होती है, डबल बोलते हैं आप उसे, और सॉलिड होती है। जबकि हमारे पास कैसा नर्व कॉर्ड है? हमारा नर्व कॉर्ड वेंट्रल पे नहीं बल्कि डॉर्सल पे है। यू ऑल नो हमारे पास एक ही नर्व कॉर्ड है, सिंगल है, और नर्व कॉर्ड के बीच में चाहे हमारा ब्रेन देख लो, स्पाइनल कॉर्ड देख लो, ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी कैनाल होती है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, CSF। तो हमारा नर्व कॉर्ड कैसा है? हॉलो है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप याद रखेंगे कि नॉन कॉर्डेट्स के पास वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड है, जबकि हमारे पास डॉर्सल, सिंगल एंड हॉलो नर्व कॉर्ड है। ठीक है, बहुत इजीली खुद के एग्जाम्पल से आप इस डिफरेंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पता ही है जो सबसे डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है वो वर्टिब्रेट्स यानी परम के पास होता है। पाइसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, उनमें भी जैसे जैसे आप मैमल्स तक पहुंचेंगे ये लगातार इवॉल्व होता गया। ठीक है, तो इसमें से कोई खास क्वेश्चंस बनते नहीं है, मैंने कोई ब्रीफ आपको दे दिया। देन इस पैराग्राफ में से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे। तो इस पैराग्राफ के बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको, बाई चांस कोई भी चीज़ आपसे पूछ ले। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा का पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। कैसे? ब्रेन के चारों तरफ स्कल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ बैकबोन होती है जिसे आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि आप लोग क्या करते हो ना, ये जो हमारा है दिस इज नर्व कॉर्ड बच्चों, और नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है वो है नोटोकॉर्ड। बहुत सारे बच्चे नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में डिफरेंस ही नहीं जानते, ये ध्यान नहीं जाता। नीट में ऑप्शंस होते हैं और आप गड़बड़ कर देते हैं। एनिमल किंगडम में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको कि नर्व कॉर्ड इज द स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन्स की बनी है, जबकि नोटोकॉर्ड उसके प्रोटेक्शन के लिए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो आफ्टर बर्थ किसमें चेंज हो जाती है? बोनी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसको आप कहते हैं बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड तो आगे जाकर बैकबोन बना देता है, जबकि नर्व कॉर्ड से हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और इस पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स पेयर में जनरली है ना, पेयर में नर्व्स पूरी बॉडी में फैले रहते हैं। जितने भी ये नर्व्स हैं ये सब बनाते हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के फाइबर्स हैं, एफेरेंट और इफेरेंट। किसी को ऐसा तो नहीं है नहीं पता? एफेरेंट का मतलब होता है, एफेरेंट का सिंपली मतलब है सेंसरी फाइबर्स। जैसे आपको ध्यान है जब मैं आपको किडनीज में नेफ्रॉन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको कहा था एफेरेंट आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट यानी आना, इफेरेंट यानी एग्जिट, जाना, यानी जो मेन स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जो ब्लड को लेकर आएगा वो एफेरेंट। तो यहाँ पे मेन है हमारा CNS, तो वो फाइबर्स जो CNS की तरफ मैसेज को लेकर जाते हैं है ना, वो होते हैं सेंसरी फाइबर्स। सबको पता है जो भी हमारे रिसेप्टर्स हैं वहाँ से न्यूरॉन जुड़े हुए हैं, सीधा सिग्नल्स भेजते हैं। एंड जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करते हैं कि भाई मसल्स को एक्ट करवाना है, ग्लैंड को सिक्रीशन करवाना है, सिग्नल्स भेजते हैं। किसकी तरफ भेजते हैं सिग्नल्स? हमारे ऑर्गन्स की तरफ। तो जो सिग्नल्स क्या होंगे? मेन नर्वस सिस्टम से एग्जिट कर रहे हैं वो होंगे इफेरेंट फाइबर्स, या इनको आप कहते हैं मोटर फाइबर्स। सिंपल। तो एफेरेंट सेंसरी होता है, इफेरेंट मोटर होता है। ये बेसिक सी नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। अब रिफ्लेक्स एक्शन हट गया तो यहीं पर ये बताना पड़ेगा, वरना रिफ्लेक्स एक्शन में ये चीज़ें रिपीट होती थी। ठीक, क्लियर? यहाँ पे लिखा है इनकी डेफिनेशन ये लिखी हुई। ठीक है, अब इसमें भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मुझसे कई बार यूट्यूब सेशंस पे भी कमेंट में पूछते हैं, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम और PNS इन तीनों में क्या कनेक्शन है। तो एक बहुत सिंपल सी बात समझ लो बच्चों कि ये जितने भी नर्व्स आपको दिख रही हैं ना, जितनी भी नर्व्स आपको दिख रही हैं CNS से निकलती हुई, वो सारी नर्व्स हमने PNS में रख दी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रख दी। अब ध्यान से सुनो, ये जितनी भी नर्व्स जा रही हैं, ये चाहे जा रही है चाहे आ रही हैं वो बात की बात है, बट जो भी CNS और ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही हैं वो नर्व्स कहीं ना कहीं नर्वेट करेंगी, किसी ना किसी ऑर्गन में जाकर सिग्नल्स देंगी। तो जिस भी ऑर्गन में वो जा रही हैं उसके बेसिस पर ये दो तरह का है। PNS की ही नर्व्स दो तरह की हैं।
अगर वो नर्व्स हमारे किसी वॉलंटरी ऑर्गन को सिग्नल्स दे रही है, किसी वॉलंटरी ऑर्गन से कनेक्टेड है, तो वो बनाएंगी हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो हमारी सोमैटिक नर्व्स हैं, यूँ समझ लो तुम। और अगर वो हमारे ऑटोनॉमिक, यानी ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को सिग्नल दे रही हैं, तो वो हुई हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स। वो क्या हुई हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स, यानी पीएनएस की वो सभी नर्व्स जो वॉलंटरी सिग्नल से रिलेटेड हैं, जो वॉलंटरी सिग्नल्स देंगी। वॉलंटरी आप सबको पता है हमारे वो ऑर्गन्स जिनमें वॉलंटरी मसल्स होती हैं, जैसे हमारे लिम्स हो गए, हमारी बैक, नेक, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे टंग का मूवमेंट, अभी हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है, ये सब हम अपनी विल पावर से कंट्रोल करते हैं ना। इसका मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो ब्रेन के उस पार्ट से अराइज होती हैं जहाँ पे ब्रेन का वॉलंटरी सेंटर होता है, जिससे वो हमारी वॉलंटरी मसल्स को सिग्नल देता है और विल पावर के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस करते हैं। तो पीएनएस का ही पार्ट हुआ ना सोमैटिक। पीएनएस से निकलने वाली वो नर्व्स जो वॉलंटरी ऑर्गन्स को सिग्नल दे रही है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हुई। एंड इसी पीएनएस से निकलने वाली वो नर्व्स जो हमारे ऑटोनॉमिकली कौन काम करता है, इनवॉलंटरी। बताओ कहाँ समझाया है मैंने तुम लोगों को। इनवॉलंटरी बाकी सारे ऑर्गन्स हमारे, हर वो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का जो विल पावर से कंट्रोल नहीं हो रहा। ब्रेन से तो कंट्रोल सब चीजें हैं बच्चों, आप ये मत समझना कि ये ब्रेन से कंट्रोल्ड है, ये नहीं है। दोनों ब्रेन से कंट्रोल्ड है, एक ब्रेन के वॉलंटरी सेंटर से कंट्रोल्ड है, एक ब्रेन के इनवॉलंटरी सेंटर से कंट्रोल्ड है, सीएनएस के इनवॉलंटरी सेंटर से कंट्रोल है। इनवॉलंटरी का मतलब हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जब तुम खाना खाते हो और खाना स्वेलो कर लेते हो, उसके बाद तुम थोड़ी ना बोलते हो, सोच सोच के बोलते हो कि अच्छा खाना अब ईसोफेगस में जा, अब स्टमक में जा, अब इंटेस्टाइन में जा। अपने आप ऑटोमेटिकली खाना धीरे 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 मूव करता रहता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सिक्रीट होते रहते हैं। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है एंजाइम सिक्रीट होने बंद हो जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहते हैं, खाने का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। तुम्हें सोचना थोड़ी ना पड़ता है, सब तुम्हारी बॉडी में ऑटोनॉमिकली चलता है। इसका मतलब तुम्हारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल को कौन सी नर्व सिग्नल दे रही हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व सिग्नल दे रही है। नॉट ओनली एलिमेंट्री कैनाल, तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नो डाउट तुम अपनी ब्रीथ को अपने अकॉर्डिंगली तेज कम कर सकते हो, बट हमेशा थोड़ी ना सोच सोच के ब्रीदिंग करते हो, अपने आप होती रहती है ब्रीदिंग। तो वहाँ पर भी जो मेन कंट्रोल है वो किसका है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है। तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, जो भी तुम्हारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है ना, जिनको एक्शन के लिए हर वक्त तुम्हें इंटेलिजेंट आईक्यू का यूज नहीं करना पड़ता, वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। यानी पीएनएस की ही वो ब्रांचेस जो हमारे ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स या इनवॉलंटरी ऑर्गन, सिंपल भाषा में इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को सिग्नल देंगी, वो बनाएंगी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपल, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होना कि मैम ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं। पीएनएस के ही दो पार्ट्स हैं, एसएनएस एंड एएनएस। वॉलंटरी के लिए एसएनएस है, इनवॉलंटरी के लिए एएनएस है। और उसमें भी एएनएस में बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ है कि एएनएस से जो नर्व्स निकलती है ना बच्चों, वो नर्व्स दो तरह के सिग्नल्स देती हैं एक ही ऑर्गन को। मान लो सपोज करो ये कोई नर्व है। नर्व का मतलब एक न्यूरॉन नहीं होता, नर्व का मतलब बंडल ऑफ न्यूरॉन होता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक पैरेलल न्यूरॉन ऐसे 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 एग्जॉन्स जा रहे होते हैं, उनके बंडल को नर्व कहते हैं। अब तुम्हें ये सब छोटी छोटी टर्म्स पे अगर अच्छी पकड़ बनानी है ना, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो तुम अपना नीट 2025 दे लो, फिर जब तुम अगेन अच्छे से तैयारी करोगे। अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना जो अभी तो जस्ट एक टेस्ट के लिए दे देते हैं, बाद में अच्छे से तैयारी करके देंगे। तो मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज ज़रूर फॉलो करना। तुम कहीं से भी अपनी तैयारी करो, बट साथ में टाइम निकाल कर जो मैंने इसी चैनल पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की सीरीज़ अपलोड की है, पूरा सिलेबस है उसमें बायो का 11th-12th का, उसका हर लेक्चर ध्यान से देखना। वहाँ पर मैंने वो सब चीज़ें मैंशन की है जहाँ पर बच्चे जनरली कन्फ्यूज़ होते हैं। पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाया है, तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी एनसीईआरटी, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो ये समझो। तो वहाँ मैंने बताया है कि नर्व क्या है, न्यूरॉन क्या है, न्यूक्लियाई क्या है, कि एक टर्म के बारे में बताया है, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर मान लो ये कोई ऐसी नर्व है जो एएनएस की नर्व है और ये किसी ऑर्गन में जा रही है, तो ये एक अकेली नहीं होगी। एक नर्व तो ये होगी और एक और नर्व होगी जो इस ऑर्गन को सप्लाई करेगी। तो दोनों में से एक अगर सिंपैथेटिक है तो दूसरी पैरासिम्पैथेटिक होगी। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह की नर्व स्ट्रक्चर्स को भेजता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट वे में काम करती हैं। अगर सिंपैथेटिक उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है तो पैरासिम्पैथेटिक उसे शांत करती है। उल्टा भी हो सकता है कुछ केसेस में, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करे तो सिंपैथेटिक उसे शांत करेगी, ठीक है।
बट ज़्यादातर ऑर्गन्स में ध्यान रखना, एस फॉर स्टिमुलेशन, एस फॉर सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक चीज़ों को बढ़ाता है। क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन फिजियो में, हमने हार्ट में देखा था, क्या लिख रहा था कि सिंपैथेटिक हार्ट बीट को बढ़ाता है, कार्डियक स्ट्रेंथ को, आउटपुट को बढ़ाता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट ऑब्वियस। तो सिंपैथेटिक जनरली स्टिमुलेट करता है, और फिर चीज़ों को रिलैक्स करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। बट हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, वहाँ पर ये उल्टा काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक हमारी एलिमेंट्री कैनाल को स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक यूँ रखो हमें आराम दिलाता है, रिलैक्स करता है हर चीज़ के लिए। तो जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमें बड़ा आलस सा आता है ना, ऐसा लगता है थोड़ी देर आराम कर लो, क्यों? क्योंकि उस खाना खाते ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि नेचर ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए इसको जिम्मेदारी दी है कि तुम बाकी बॉडी को तो रिलैक्स करवाओ और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करो कि वो जूसेस का सिक्रीशन करें, खाने को डाइजेस्ट करें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाएं, ठीक है। और जैसे जैसे वो उसका काम होता जाता है, सिंपैथेटिक उनको शांत करता जाता है, रिलैक्स करता जाता है, ठीक है। क्लियर? जैसे आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, जब यूरिनेशन होता है, वॉइडिंग होता है, मिक्चुरेशन होता है, तो मिक्चुरेशन के बाद रिलैक्स स्टेट होती है, तो वो भी पैरासिम्पैथेटिक करवाता है। यूरिनरी ब्लैडर को खाली करवाना पैरासिम्पैथेटिक का काम है, भरवाना सिंपैथेटिक का काम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं बच्चों, सब मैंने उसमें लेक्चर में बता रखी है, बट अब तो बहुत कम हो गया ये चैप्टर तुम्हारे, वरना बहुत डिटेल होती थी इसमें, ठीक है। देन ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन पे लास्ट कुछ ईयर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते थे आई एंड ईयर पे, बट अब आई एंड ईयर हट गया और एग्जामिनर को कहीं से क्वेश्चन सेट करना है, तो हो सकता है वो इस टॉपिक में से दे दे, तो इसलिए आपको इसको रिवाइज करके जाना जरूरी है, ठीक है। देन यहाँ पे एक और स्पेशल पैराग्राफ लिखा हुआ है बच्चों, दैट इज अबाउट विसरल नर्वस सिस्टम। फिर से ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि यार ये नए तरह का सिस्टम कौन सा आ गया, तो सुनो, विसरल नर्वस सिस्टम कुछ अलग नहीं है। व्हाट इज विसरल नर्वस सिस्टम? यहीं पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ पीएनएस। ये भी पीएनएस का ही पार्ट है, यानी वो जो पीएनएस के नर्व्स है ना, वही इसको बना रही हैं। कैसे? दैट कॉम्प्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लिक्सस। ये सब अलग अलग टर्म्स हैं नर्वस सिस्टम की, नर्व, फाइबर, गैंग्लिया, प्लिक्सस, अभी नहीं समझाऊंगी, ठीक है। बाय विच इम्पल्सेस ट्रैवल, ये सब समझा रखी है मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में, ठीक है। बाय विच इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द सीएनएस टू द विसरा, हमारे सीएनएस से हमारे विसरल ऑर्गन्स में जो सिग्नल जा रहे हैं, एंड फ्रॉम द विसरल ऑर्गन्स टू द सीएनएस, यानी ये तो सेंसरी सिग्नल हो गए, विसरल ऑर्गन से सीएनएस की तरफ जाते हैं सेंसरी, और सीएनएस से उसकी तरफ आते हैं मोटर। तो एक तरह से इसमें स्केलेटल सिस्टम का जिक्र नहीं है ना, वॉलंटरी का जिक्र नहीं है, तो सोमैटिक को हटा दो। जो पीएनएस में एएनएस वाला पार्ट है ना, उसी एएनएस को तुम्हारे लेवल पे समझ लो, उसी एएनएस को विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बस फर्क इतना सा है कि एएनएस में सिर्फ हम मोटर सिग्नल्स की बात कर रहे थे कि सिग्नल्स जा रहे हैं, यहाँ हमने सेंसरी सिग्नल्स भी ले लिए, यानी हमारे ऑर्गन, हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स एंड सीएनएस के बीच में जो कनेक्शन है सेंसरी एंड मोटर नर्व्स का, वो सारी नर्व्स, उनसे एसोसिएटेड फाइबर्स, कहीं कहीं वो गैंग्लिया बनाती हैं, कहीं कहीं प्लिक्सस नेटवर्क बनाती हैं, इन सब को मिलाकर हमारी बॉडी का विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बस हमारी बॉडी का वॉलंटरी या स्केलेटल मसल्स वाली नर्व्स हटा दो, बाकी जो हैं वो सब मिलकर बनाती हैं विसरल नर्वस सिस्टम। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि एएनएस इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना अभी के लेवल पर। डन? समझ में आ गई चीज़ें आप लोगों को? चलिए, तो ये एक पार्ट था जो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इससे क्वेश्चंस पूछ लें। अब हम PYQs पर आते हैं। तो PYQs में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो अब आपके इस टॉपिक से हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यहाँ से तो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं, आपको पता है। हालांकि इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इससे भी आते हैं, और जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बट ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसमें कुछ रिवाइज कराने जैसा है नहीं। इसमें ज़रूर आप लोग कंफ्यूज होते हो, कब सोडियम अंदर आ रहा है, कब बाहर जा रहा है, तो वो मैं अभी आपको रिवाइज कराऊंगी, पहले इसके क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। आप स्पेलिंग मिस्टेक है, ये फंक्शंस हैं, ओके। सो देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट रुकना बच्चों, क्या था ये, मेरा ध्यान यहीं जा रहा है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये है फंक्शनल, है ना, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल यूनिट, ओके। नेक्स्ट, सो सेलेक्ट द, सबसे पहले देखो, इससे 2022 में 2024 में भी आए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, बट ब्रेन के स्ट्रक्चर से आए हैं, ठीक है।
सो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनैप्स। सिनैप्स से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक, सीधा सिनैप्स का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखो, सिनैप्स पता है कि भूल गए आप लोग? सीधा सिनैप्स का क्वेश्चन आ गया। जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो उस स्ट्रक्चर में बाद में आगे जाकर मैकेनिज्म के बाद ये रहा सिनैप्स के बारे में बताया है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सिनैप्स का मतलब ये एक न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन की एंडिंग है, ये एक्सॉन पर एंड होता है, एक्सॉन टर्मिनल है, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया है, ये उस न्यूरॉन का डेंड्राइट है, यूँ समझ लो, ठीक है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल वे में ड्रॉ करूँ तो मान लो ये एक न्यूरॉन था, ठीक है। न्यूरॉन में बहुत सारे ऐसे टर्मिनल्स होते हैं एक्सॉन के, ये एक टर्मिनल है, और यहाँ से कोई दूसरा न्यूरॉन इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इस जंक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? सिनैप्स। इसको क्या कहते हैं? सिंपली हम सिनैप्स। और ध्यान रखना ये दोनों कभी भी, ये दोनों यहाँ पर फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसे दोनों हाथ जुड़े हुए नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में हल्का सा गैप है, ठीक है। बट ये गैप ऐसा नहीं है आप कहेंगे मैम फिर तो इनका कनेक्शन टूट गया, आप इसे जंक्शन कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, ये एक फंक्शनल कनेक्शन है, क्योंकि जब इस न्यूरॉन में सिग्नल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा ये जो वेसिकल्स हैं, जिनको आप सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, ये यहाँ आकर फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। इनसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो येलो कलर के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमिटर्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसमिट करने वाले न्यूरोट्रांसमिटर्स, जिसमें सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमिटर आप पढ़ते हैं एसिटाइलकोलिन, उसके अलावा डोपामीन भी होता है, उसके अलावा गाबा होता है ना। गाबा इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमिटर, नॉर एड्रीनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमिटर। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन इज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो जैसे ही ये रिलीज होता है, इट विल अटैच ऑन नेक्स्ट न्यूरॉन। ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन बनाई है मैंने, इस पर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, दिख रहे हैं, पिंक कलर से बना रखे हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, ओके। तो जैसे ही ये इनको टच करता है, इस पे जाकर बाइंड होता है, दूसरा न्यूरॉन विल गेट स्टिमुलेटेड और वहां पर मैसेज चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है उसको आप कहते हैं सिनैप्स, जो एक्चुअली 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। ये जो फर्स्ट न्यूरॉन का एंड था, इसका नाम है बच्चों प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसका नाम है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो हल्की सी दरार है, गैप है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तीनों को मिलाकर बोलते हैं सिनैप्स, विच इज अ फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन। और ये जो डायग्राम आपको दिखाया है, दिस इज ऑफ केमिकल सिनैप्स बच्चों, इसको कहते हैं केमिकल सिनैप्स। हमारी बॉडी में एक और तरह के सिनैप्स होते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। अगर 2 वायर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैं बीच में से उसको काट दूं, हल्का सा भी कट लगा दूं, तो उनके बीच में सिग्नल टूट जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिकल का मतलब जिनका डायरेक्ट जुड़े रहना ज़रूरी है, तो हमारी बॉडी में बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। बट यस, कुछ सिनैप्स ऐसे भी हैं जो कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल वे में, यानी दे आर डायरेक्टली अटैच, वो बिल्कुल 1 to 1 अटैच होते हैं। दे आर कॉल्ड सिंपली इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, बट मोस्ट ऑफ द सिनैप्स आर केमिकल सिनैप्स, ठीक है। तो सिनैप्स के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने तुम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास। सो वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखते हैं। The membrane of presynaptic and postsynaptic neuron are in close proximity in electrical synapse. Close proximity मतलब बिल्कुल एकदम पास हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में ऐसा होता है, तो ये सही है। हमें इनकरेक्ट निकालना है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। अभी ये भी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में करंट डायरेक्टली जाएगा। अच्छा, यहाँ पे करंट का क्या काम? क्या हमारी बॉडी में हमेशा करंट दौड़ता रहता है? बिल्कुल दौड़ता रहता है, बट ये करंट आपका वो इलेक्ट्रॉन्स वाला करंट नहीं है। हमारे न्यूरॉन्स का वर्किंग मैकेनिज्म अभी हम रिवाइज करेंगे, उसमें आप पढ़ते हैं कि जब भी हमारे न्यूरॉन में से मैसेज जाता है, तो मैसेज जाने का क्या मतलब है? मैसेज जाने का मतलब एक्चुअली ये होता है कि न्यूरॉन्स में कुछ चार्जेस की अदला बदली हो जाती है। कि नॉर्मली न्यूरॉन अगर जो भी है, मान लो नॉर्मली, आपको पता है नॉर्मली न्यूरॉन नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो जब स्टिमुलेट होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, फिर आगे वाला पार्ट हो जाता है, फिर होता है, इस तरह से होते होते इसी को, इस एक्सचेंज ऑफ चार्ज को ही आप कहते हो न्यूरॉन काम कर रहा है, न्यूरॉन एक्टिव स्टेट में है, ठीक है। तो क्योंकि ये प्लस माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बहुत सारे आयंस हैं जिनकी वजह से
ये चार्ज चेंज हो रहा है, बट क्योंकि ये चार्ज पर बेस्ड है इसलिए न्यूरॉन से मैसेज का ट्रांसमिट होना भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल करंट माना जाता है। वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स, कहते हैं ना न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स जा रही है, तो नर्व इम्पल्स क्या है, एक्चुअली आयंस का एक्सचेंज है, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो नर्व इम्पल्स यानी न्यूरॉन एक्टिव स्टेट में है, वो काम कर रहा है, और ये नर्व इम्पल्स एक तरह का इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, एक तरह का, समझने के लिए, ठीक, क्लियर है क्या बच्चों। इसलिए आप न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत जगह इलेक्ट्रिकल करंट वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, डोंट बी कंफ्यूज। सो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स, अभी बताया, बिल्कुल ठीक। इम्पल्स ट्रांसमिशन यानी मैसेज का ट्रांसमिट होना अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। जब केमिकल सिनेप्स से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर इम्पल्स आएगी तो इट इज ऑलवेज फास्टर देन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तुम खुद बताओ, अगर कोई दो चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो उनमें तेज़ी से जाएगा ना मैसेज। अगर दोनों के बीच में गैप है तो एक प्रोसेस होगा कि पहले यहाँ पर वेसिकल्स आएंगी, वो रप्चर होंगी, ACH रिलीज होगा, इससे बाइंड होगा, फिर मैसेज जाएगा। तो बट ऑब्वियस ये भी बहुत फास्ट होता है, बट इलेक्ट्रिकल से तो स्लो होगा ना, जबकि ये इसे फास्ट कह रहा है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 सीधा NCERT में लिखा हुआ है, कुछ भी आउट ऑफ NCERT नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स। 2022 में सेम इसी लाइन पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया था निसल्स ग्रैन्यूल्स के ऊपर। निसल्स ग्रैन्यूल कह दो, निसल्स बॉडीज कह दो, क्या होता है निसल्स ग्रैन्यूल्स, देखें एक बार हम। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबको पता है ना, तीन मेन चीज़ें जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में होती हैं। दिस इज सेल बॉडी, जिसको आप साइटॉन भी कह देते हो, जिसको सोमा भी कह देते हो, है ना। ये सेल बॉडी, इस सेल बॉडी से जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं वो हैं डेंड्राइट्स, और एक लंबा प्रोजेक्शन जो निकल रहा है वो है एक्सॉन। एक्सॉन एंड पर एक ट्री की ब्रांचेस की तरह डिवाइड हो जाता है, जिनको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। हर टर्मिनल के एंड पर एक बटन लाइक स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। अभी देखा था आपने, जिसको आप प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहे थे, ठीक है, क्लियर। नाउ अब ये जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन है और ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी का मेन काम क्या है भाई। किसी भी सेल में सेल बॉडी मतलब किसी भी, ये एक सेल ही तो है बच्चों, न्यूरॉन इज अ सेल। बस इतना सा हुआ है इस सेल में कि नॉर्मली हम सेल को स्फेरिकल, इलॉन्ग या फिर रेक्टेंगुलर या किसी भी अलग शेप का पढ़ते हैं। यहाँ पर एक सेल 3D में सोचो आप, उसको पकड़ के हमने खींच दिया है, तो वो जो सेल है उसका एक लंबी सी पूंछ निकल गई है ना, और छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस भी उसमें से निकले हुए हैं। तो बिल्कुल 3D में आप इमेजिन करें, जैसे एक सेल के अंदर चीज़ें भरी रहती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, GB स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। बट इसके जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड है, इसकी सेल बॉडी में। ओके, ये आपको न्यूक्लियस दिखाया है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स किसी सेल के पास होने चाहिए वो सब हैं यहाँ पर। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, GB है, बस एक चीज़ एब्सेंट है, इफ़ यू रिमेंबर। कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर नहीं होती, मैंने बताया था आपको, दैट इज सेंट्रियोल। भाई एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल होना चाहिए, प्लांट सेल में तो होता ही नहीं है, बट एनिमल सेल में तो होना चाहिए। बट ध्यान रखेंगे सब बच्चे कि न्यूरॉन्स ऐसी सेल्स हैं जिनमें आफ्टर बर्थ सेंट्रियोल गायब हो जाता है। बर्थ से पहले तो था, बर्थ से पहले हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड करता है बच्चों, वरना कैसे एम्ब्रियो में इतना बड़ा नर्वस सिस्टम बनता, हमारी बॉडी में अनगिनत न्यूरॉन्स हैं, कैसे वो बनते। तो हमारे न्यूरॉन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिवाइडिंग होते हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, बट किसी रीजन से नेचर ने आफ्टर बर्थ हमारे नर्वस सिस्टम को कह दिया कि भाई अब तुम डिवाइड नहीं करोगे। अब जिस नर्वस सिस्टम के साथ आप बॉर्न हुए हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो नर्वस सिस्टम सीखेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, आपकी ब्रेन में तरह तरह की इन्फॉर्मेशंस जाएंगी। बट अगर उस नर्वस सिस्टम को कभी डैमेज हुआ तो वो रिपेयर नहीं कर पाएगा खुद को, क्योंकि उसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए नेचर ने हमारे नर्वस सिस्टम को इतना प्रोटेक्टेड बनाया है कि उसको डैमेज ही ना हो। बाई चांस कभी आपने सुना होगा किसी का नर्वस सिस्टम कोई एक्सीडेंट हो गया, पैरालिसिस हो गया, डैमेज हो जाता है, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो सही हो सके। आप कहेंगे मैम चांसेस ही क्यों हैं जब डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो वो इस तरह की इंजरीज होती हैं कि मान लो हीलिंग तो हो सकती है ना, हम कह रहे हैं न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर रहे, बट कोई गैप क्रिएट हो गया तो वो आपस में वापस कनेक्ट कर जाएं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो रेयर चांसेस हैं कि वो सही हो जाए, वरना जनरली नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स जो हैं वो सही नहीं होते। और जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं तब तो हमारे न्यूरॉन डिजेनरेट करने लगते हैं अपने आप ही एज के साथ। देखा होगा बड़ी एज में लोगों के सुनने की क्षमता, चलने फिरने की, चलो चढ़ने फिरने की तो फिर भी घुटनों से रिलेटेड होती है, बट
सुनने की या चीज़ों को समझने की भूल जाते हैं बहुत जल्दी चीज़ें, ये सब कमज़ोर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्यों हमारे न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर रहे आफ्टर बर्थ? क्योंकि नेचर ने उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो सेल डिवीजन में काम आता है, एनिमल सेल में ध्यान है आपको, सेंट्रियोल्स 2 पोल्स बनाते हैं, वो गायब कर दिया। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है, वरना इंसान का नर्वस सिस्टम एज के साथ बढ़ता जाता। अभी ऑलरेडी इतने नर्वस सिस्टम के साथ हम AI लॉन्च कर चुके हैं दुनिया में, इससे भी ज़्यादा एडवांस हमारा नर्वस सिस्टम होता तो पता नहीं क्या करते। ठीक है, क्लियर, ओके। सो सेंट्रियोल समझ में आ गया आपको, ये वाली चीज़ याद रहेगी अगर क्वेश्चन आएगा तो। देन तो इसमें किसी भी सेल नॉर्मल सेल की तरह सभी ऑर्गेनल्स हैं। एक स्पेशल चीज़ न्यूरॉन के पास है जो आपको रेड कलर के ये डॉट लाइक दिखाए हैं, दीज आर द नसल्स ग्रेन्यूल। नसल नाम के साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था। ये नसल ग्रेन्यूल को सब बच्चे लिख लेंगे RNP, दीज आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। मतलब यूँ समझ लो जैसे किसी नॉर्मल सेल में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, उन राइबोसोम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है यहाँ पर, और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम है RNP, दैट इज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी ये एक तरह के राइबोसोम्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। ठीक है, क्लियर। और देखो इसी चीज़ पर, और ये जो नसल ग्रैन्यूल है, चलो रुको अभी क्वेश्चन पे बाद में आती हूँ, ये जो नसल ग्रैन्यूल है ये साइटॉन में बनाए हैं, डेंड्राइट्स में भी एक्सटेंड कर रखे हैं देखो आप, है ना, पर एक्सॉन में नहीं है। ठीक है, अब तो कम पूछते हैं क्वेश्चन, बट पहले बहुत पूछते थे 15-20 साल पहले की नसल्स ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन, तो एक्सॉन में नहीं होते, बाकी सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स में होते हैं। ठीक, बाकी साइटोप्लाज्म तो पूरे में है बच्चों, जो साइटोप्लाज्म एक्सॉन में आ जाएगा उसको एक्सोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, जो यहीं पर है वो सिंपली साइटोप्लाज्म कह सकते हैं आप उसको। उसके अलावा और क्या स्पेशल है इनके पास, ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन में 2 तरह की चीज़ें देखी गई हैं। एक तो ये एक्सॉन में सिंपल छोड़ दूँ, इसकी चारों तरफ ये पिंक कलर की जो लेयर दिखाई है ये ना हो, इस तरह के न्यूरॉन्स को कहते हैं बच्चों नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये भी हमारी बॉडी में है। और दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरॉन्स में नेचर ने क्या किया, जो एक्सॉन था ना, उस एक्सॉन के, थोड़ा समझना, ये अगर एक्सॉन था तो इस एक्सॉन के चारों तरफ, मतलब यहाँ तो 2D में मैं बना नहीं पा रही, बट ये ऐसे 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 यूं ऐसे करके एक शीथ बना दी सिलेंड्रिकली, उसके चारों तरफ कंसेंट्रिकली अरेंज करते गए। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, मान लो यहाँ इधर नहीं बनाई, इस वाले रीजन में नहीं बनाई, फिर इस वाले रीजन में ऐसे ऐसे करके एक लगातार शीथ बनती जा रही है। ठीक है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर नेक्स्ट रीजन में दोबारा उसके चारों तरफ एक शीथ बना दी। कौन बना रहा है ये शीथ, है क्या ये शीथ? तो एक्चुअली ये जो शीथ बन रही है ये आपको यहाँ पे श्वान सेल्स दिख रही हैं, इन्हीं श्वान सेल्स से बनती हैं। इन श्वान सेल्स का काम है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। What is myelin sheath? It is a fatty deposition. एक वाइट कलर के फैट का डिपोजिशन होता है ये, जिसको हमने माइलिन शीथ नाम दिया है। ये ऐसे एक सिंगल लेयर नहीं होती, समझ रहे हैं आप, ऐसे 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 एक गुजराती डिश होती है ना, उसमें ऐसे क्या खांडवी पता नहीं क्या, उसमें इस तरह से बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही। और ये पूरे एक्सॉन पे एक साथ नहीं है, पहले थोड़े रीजन पे, फिर नहीं बनाई, फिर थोड़े रीजन पे बनाई, फिर छोड़ दी, फिर बनाई, फिर छोड़ दिया, ऐसे करके बनाया इसको। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ये माइलिन शीथ एक फैटी लेयर है जो श्वान सेल्स बना रही हैं। और ये जहाँ जहाँ माइलिन शीथ नहीं है, जो अनमाइलिनेटेड रीजन है ना, ये वाले जो रीजन्स हैं, ये वाले, इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे गैप नहीं छोड़ा, बट एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल गैप छोड़ना चाहिए। 2 माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है, उस गैप को, अनमाइलिनेटेड रीजन को क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर ने इसको सबसे पहले देखा था, दैट्स वाई नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। श्वान सेल्स ने माइलिन शीथ बनाई। पर हाँ, एक और चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दे भी रखा है तुम्हारी NCERT में, कि ये जो श्वान सेल्स है ना, ये श्वान सेल्स एक तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं बच्चों। मैंने तुम्हें बताया था ना एनिमल टिश्यू में कि हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन का नहीं बना, न्यूरॉन के आसपास बहुत तरह की दूसरी सेल्स भी होती हैं। उन सभी दूसरी सेल्स को न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। तो उनमें से एक सेल है श्वान सेल। तो श्वान सेल प्रेजेंट तो हमेशा होती है, पर इसकी इच्छा है कि ये माइलिन शीथ बनाए या ना बनाए। अगर ये माइलिन शीथ नहीं बना रही तो ऐसे न्यूरॉन का आप कहोगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर ये माइलिन शीथ बना रही है तो ऐसे न्यूरॉन को आप कह दोगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और एक ऑप्शन लिखा हो कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के चारों तरफ श्वान सेल नहीं होती, तो आप लॉजिकली तो सोचोगे कि हाँ यार नॉन माइलिनेटेड है तो माइलिन शीथ नहीं है, यानी श्वान सेल भी नहीं होगी। बट नहीं, वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बच्चों।
नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के चारों तरफ भी श्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। श्वान सेल हर जगह प्रेजेंट होती हैं न्यूरॉन्स के चारों तरफ। अगर उनकी इच्छा है तो वो माइलिन शीथ बनाएंगी, ज़रूरत है तो, और नहीं ज़रूरत है तो वो नहीं बनाएंगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ पर कहीं तो लिखी हुई है ये चीज़। ओके, डू रिमेंबर दिस। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई सारी चीज़ें आप लोगों को? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। रहा ना, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल, यानी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के चारों तरफ भी श्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। डन? क्लियर? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कर लोगे तुम न्यूरॉन से। यहाँ पर न्यूरॉन के टाइप्स भी दे रखे हैं, वो भी देख लो। अभी पता नहीं क्वेश्चन देखते हैं आया है कि नहीं आया है। ये जो न्यूरॉन तुम्हारे सामने बना हुआ है, दिस इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन बच्चों। इसके बहुत सारे पोल्स हैं। बहुत सारे पोल्स मतलब हर न्यूरॉन में एक एक्सॉन तो डेफिनेटली होगा। डेंड्राइट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर मैं एक ऐसा न्यूरॉन बना दूं कि एक सेल है और इससे सिर्फ एक एक्सॉन निकला हुआ है, मतलब सॉरी ये ऐसे ब्रांच्ड होगा, एक एक्सॉन निकला हुआ है, तो इसे कहेंगे बच्चों यूनिपोलर न्यूरॉन, क्योंकि इससे एक ही प्रोजेक्शन है। अगर मैं एक ऐसा न्यूरॉन बना दूं, जिसमें एक एक्सॉन तो आपको डेफिनेटली बनाना है, एक एक्सॉन तो होगा ही होगा, ठीक है, और एक डेंड्राइट भी बना दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाईपोलर न्यूरॉन। और अगर एक एक्सॉन के साथ मेनी डेंड्राइट्स बना दूं तो वो हो जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, इन सब के बारे में दे रखा है विद एग्जांपल। यूनिपोलर न्यूरॉन अब नहीं है हमारे में, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे। यूनिपोलर न्यूरॉन यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एक्सेप्शंस वगैरह को जाने दो। बाईपोलर न्यूरॉन क्योंकि सेंस ऑर्गन हट गए इसलिए भूल जाते हो, वरना सेंस ऑर्गन में बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं। हमारी आईज में, ईयर्स में, सब जगह हमारे सेंस ऑर्गन्स में बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। आईज याद रख लेना आप, रेटिना ऑफ आई जो सेंसरी लेयर है, ठीक है, और बाकी बॉडी में मोस्ट ऑफ द जगह मल्टीपोलर न्यूरॉन है। पर्टिकुलरली इन्होंने लिखा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो नीट में लिखा हुआ आ जाएगा ऑप्शंस में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्टेक्स में ही है, बहुत बाकी जगह भी है, बट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, डन है क्या? चलिए फटाफट देख लो अब क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। निसल्स बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किसकी बनी है निसल्स बॉडी? ये रहा, राइबोसोम से इसी में दे रखा है, सो फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके क्वेश्चन पूछा है बच्चों, कि मैंने जो मेरी डिटेल लेक्चर है उसमें तो पढ़ा रखी है तुमको ये बात कि जो माइलिन शीथ है इसको श्वान सेल्स बनाती हैं, नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो हमारा सीएनएस और पीएनएस है बच्चों, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम का 0.0001% भी नहीं पढ़ते। इतना कॉम्प्लेक्स है नर्वस सिस्टम, हर चीज़ अलग अलग जगह किस किस से बनती है, बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो उसमें से एक छोटी सी डिटेल बता रही हूँ, क्योंकि 2017 में क्वेश्चन आया है कि हमारे सीएनएस में भी न्यूरॉन्स हैं और हमारे पीएनएस में भी न्यूरॉन्स हैं कि नहीं? तो सीएनएस में जो एक्सॉन वाला पार्ट है, जितना भी जो सीएनएस में ही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही बाहर नहीं निकल रहा, उसमें अगर माइलिन शीथ बनानी है ना तो वो श्वान सेल नहीं बनाएगी। उसमें जो माइलिन शीथ बनेगी वो बनाएंगी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, बिल्कुल श्वान सेल्स जैसी एक दूसरी सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, बट अगर पीएनएस में माइलिन शीथ बनानी है तो फिर उनको बनाएंगी श्वान सेल्स। तो दोनों ही सेल्स माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि माइलिन शीथ को कौन बनाता है, तो ये रहा ऑप्शन, श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। बट ऑब्वियस सर वही बच्चा इसको कर पाएगा जिसको ये चीज़ पता है। ठीक है, कोई मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं बच्चों, कोई 6-7 साल में एक बार ऐसा होता है कि कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी, बिल्कुल ही आउट ऑफ एनसीईआरटी उठ के क्वेश्चन आ गया। इसीलिए हम कोशिश करते हैं अपनी, इसीलिए तुम बोलते हैं तुम लोगों के कि तुम स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ोगे तो वो ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ेंगी। लॉन्ग लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, क्लियर? तो बाई चांस वो रिपीट हो गई तो तुम्हारी गलत नहीं होगी, बाकी तो तुम सिर्फ एनसीईआरटी को पक्का कर लो, तुम्हारे अपने आप 90 में से 89 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, बताओ। अभी हमने सिनेप्स पढ़ा, ये प्री और ये पोस्ट, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके रिसेप्टर प्री पे होते हैं कि पोस्ट पे होते हैं? बट ऑब्वियस पोस्ट पे होते हैं, तभी तो न्यूरॉन से सिग्नल आगे जाएगा, वरना पता लगा यहीं बाइंड हो जाते उल्टा सिग्नल चला जाता, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो सिंपली पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस तरह के क्वेश्चन में बाकी ऑप्शंस पढ़ने की कोई खास नीड नहीं है। देन द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन, इंट्रासेल्यूलर, अच्छा ये भी थोड़ा सा
जीके टाइप का सा क्वेश्चन, में जीके तो नहीं मतलब बायो की ही जो जीके होती है उसका क्वेश्चन है, इंट्रासेल्युलर कैटायन, यानी आपको बताना है कि जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर कौन सा कैटायन ज़्यादा होता है। हालांकि इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा इस चैप्टर की नॉलेज से भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कंडक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं न्यूरॉन का, तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं बच्चों कि अगर ये एक्सॉन है, अगर ये एक्सॉन है तो मैं तुम्हें कह रही हूँ एक्सॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है जिसको तुम कहते हो एक्सोप्लाज्म, है ना, और बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, और दो सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर भी तो हमेशा फ्लूइड होता है। हम बनाते हैं क्या, कई चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं क्या, हमारे किसी भी टिश्यू में जो सेल्स होती हैं तो सेल्स के चारों तरफ जो खाली जगह होती है वहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है जिसको आप टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसी को आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं और इसी को आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। सेल्स के बाहर है, दैट्स वाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो बाद में लिम्फ बनाता है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम उसे ड्रेन करता है, उसी फ्लूइड की बात हो रही है। तो न्यूरॉन भी तो सेल्स हैं, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो उनके चारों तरफ जो खाली स्पेस है उसमें भी तो फ्लूइड होगा। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो भी वही है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना। तो जब हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि चारों तरफ जो ECF है, चारों तरफ जो ECF है उस ECF में सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम आयंस हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, पढ़ चुके हैं ना हम ये चीज़, सोडियम आयंस हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। सोडियम, स्ट्रॉन्ग सोडियम को बॉडीगार्ड बनाया है हमने, तो वो हमेशा बाहर की तरफ रहेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग सोडियम ये रहा पॉजिटिव, इसीलिए न्यूरॉन्स के चारों तरफ से 3D में इमेजिन करो, न्यूरॉन एक पाइप की तरह है तो उसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है जब न्यूरॉन काम नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि बाहर जो सोडियम आयंस हैं, स्ट्रॉन्ग सोडियम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूँ समझ लो, ठीक है। और अंदर जो न्यूरॉन, ऐसे पाइप में इमेजिन करो, भाई सेल क्या है, 3D में तो सेल एक स्ट्रक्चर है ना जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और उससे एक लंबा पाइप निकल रहा है एक्सॉन का। तो इसमें जो एक्सोप्लाज्म है, इस एक्सोप्लाज्म में कौन से आयंस होते हैं बताओ। इस एक्सोप्लाज्म में हम एक तो बोलते हैं पोटेशियम आयंस होते हैं, पर पोटेशियम आयंस की वजह से भी फिर आप कहोगे मैम पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, बल्कि मैंने तुम्हें हमेशा याद कराया है कि रेस्टिंग स्टेट पर न्यूरॉन आराम कर रही है, यानी न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज पड़ा है। जब तुम आराम कर रहे हो तो तुम अपनी नेगेटिव स्टेट में होते हो, आराम से लेटे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे, जो मन है सॉन्ग सुन रहे हो, वट एवर, रिलैक्सिंग स्टेट में। तो जब भी न्यूरॉन को स्टिमुलाई नहीं मिलता, यानी जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है, तो हमेशा याद रखो रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब बाहर नेगेटिव या अंदर नेगेटिव, है ना। न्यूरॉन का जो एक्चुअल चार्ज है उसके अंदर जो एक्सोप्लाज्म है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि एक तो अंदर जो पोटेशियम आयन है उनकी वजह से नहीं, वो तो हम डिफरेंस समझ रहे हैं सोडियम पोटेशियम में, अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं बच्चों न्यूरॉन के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूरॉन के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स बड़े साइज की होती हैं, उनका चार्ज भी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो ओवरऑल चार्ज आता है अंदर वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो दो बातें मैंने तुम्हें बताई कि एक तो न्यूरॉन नेगेटिव क्यों होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से, और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि सोडियम पोटेशियम में से नॉर्मली कौन कहाँ ज़्यादा होता है, तो हमेशा ध्यान रखो स्ट्रॉन्ग सोडियम बाहर रहेगा बॉडीगार्ड की तरह। दैट्स वाई ECF में नॉट ओनली न्यूरॉन बच्चों, हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं वहाँ पर भी ECF इज रिच इन सोडियम, एंड सेल के अंदर ज़्यादा कौन होते हैं, पोटेशियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड भी एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ब्लड में सेल्स हैं RBC, WBC, प्लेटलेट, और उनके चारों तरफ प्लाज्मा है, तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें आपको सोडियम आयंस ज़्यादा मिलेंगे। तो ECF में सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं, और ICF यानी इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम आयंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या। तो इसी बेसिस पर आप आराम से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो कि द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन, सेल्स के अंदर कौन सा कैटायन होता है, नॉर्मली पोटेशियम आयंस, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, किस बेसिस पर मैंने ये क्वेश्चन किया। चलो आगे देखो, अ डायग्राम शोइंग 2013 का क्वेश्चन है। देखो हम हर चैप्टर में देख रहे हैं 2013 में NCERT के डायग्राम्स भर के पूछे गए थे, है ना। अ डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनैप्स इज गिवन, ठीक है भाई। हालांकि बहुत अच्छा सा दिख नहीं रहा मुझे डायग्राम, बट जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है ये इन्होंने रिसेप्टर्स बनाए हैं, ये ऐसे बी में एरो लगा रखा है, तो मुझे लग रहा है ये बात हो रही है सिनेप्टिक क्लेफ्ट की, जो खाली जगह छोड़ी गई है, ठीक है। और ये पता नहीं डी में इन्होंने क्या बनाया बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट कोई नहीं, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करेक्ट एटलीस्ट 2 ऑफ
एटलीस्ट कोई 2 ही यहाँ पे सही मैच है, वो हमें बताने हैं। ए को इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर कहा है, ए का एरो बिल्कुल इस तरफ है, तो इसको मुझे रिसेप्टर करना ज़्यादा सही लग रहा है। सी कहाँ है इसमें? अच्छा ये रहा, हाँ सी तो क्लियरली दिख रही है, जो वेसिकल्स हैं दीज आर द सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन 3, ठीक। डोंट वरी, नीट में इस तरह का डायग्राम नहीं आएगा, वो यहाँ पे प्रिंट होने में गड़बड़ हो गया है, वहाँ पे आराम से आपको डायग्राम देखकर आइडेंटिफाई कर पाओगे, बिल्कुल क्लियर कट डायग्राम आता है और एनसीईआरटी से उठ के डायग्राम आता है, बिल्कुल इस तरह का क्लियर डायग्राम आएगा, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से वो जो यहाँ पे एरो जा रहा था वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का होगा। फिर डन, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द फिगर शोज एन एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स। हो, फिर से डायग्राम में बड़ी गड़बड़ कर रखी है ना। द फिगर शोज एन एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स, सेलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट। तुम्हारे पास बुक तो होगी पीवाईक्यू की, उसमें खोल के देख लो क्या डायग्राम है ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबल A to D, ठीक है। देखो, अच्छा 2013 में कर्नाटका में अलग से एग्जाम हुआ था, उसमें भी सिनेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो अगेन डी तो मुझे वेसिकल्स लग रही हैं यहाँ पर, ये ऐसे कुछ एरो सा दिखाया है, तो मुझे लग रहा है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स आती हुई दिखाई होगी, ठीक है। देन यहाँ पर ये छोटे छोटे जो गोल गोल मॉलिक्यूल्स हैं उनको बी लेबल किया है, यानी ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स। और सी तो अगेन साफ साफ दिख रहा है, रिसेप्टर्स की बात हो रही है, सी बात हो रही है रिसेप्टर्स की, ये जो इस तरह से बनाए हैं दीज आर द रिसेप्टर्स, ठीक है। सो करेक्ट लेबल कर लेते हैं हम। देखो, ए नर्व इम्पल्स, ए एक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक मैं मान सकती हूँ उसे। सी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, सी तो रिसेप्टर्स हैं। बी न्यूरोट्रांसमीटर सही है, और डी को कहा है रिसेप्टर कैप्सूल्स, नहीं कैप्सूल्स नहीं कहते उनको, तो वेसिकल कहते हैं। सी अगेन रिसेप्टर है, और डी को सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा है, यस दिस वन इज द करेक्ट। ए को एक्सॉन टर्मिनल कहा है, नहीं। बी को सीरोटोनिन, नहीं। सो ऑप्शन 3, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 2011 का क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट, neuron is in resting state that is not conducting any impulse, the axonal membrane is, हमें बताना है एक्सोनल मेम्ब्रेन के लिए इनमें से क्या सही है। अब ये तुम तब कर पाओगे जब मैं तुम्हें थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया देती हूँ, वो भी दे देती हूँ। देखो लास्ट टॉपिक की बजाय इस वाले टॉपिक में, कि अभी मैंने तुम्हें समझाया कि न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर कैसे होती है ना। अभी भी डायग्राम बना के बताया कि एक न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेट पर अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है। रीज़न, बाहर तो सोडियम, स्ट्रॉन्ग सोडियम खूब सारे हैं और अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, ठीक है। अब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए हमेशा ध्यान रखना, प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है ना बच्चों, कंपैरेटिवली प्रोटीन्स आर लार्जर मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं। तो कभी भी प्रोटीन्स का एक्सचेंज मत करवा देना तुम कि प्रोटीन बाहर चले गए अंदर आ गए, नहीं। प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, इसमें लिखा है द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल ही रहती है, इनका कोई एक्सचेंज आपको नहीं समझना। आपको जो एक्सचेंज समझना है वो मेनली सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का समझना है, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का समझना है। पोटेशियम को मैं एक चीज़ और बताती हूँ बच्चों को, पी फॉर पोटेशियम, पी फॉर प्रेटिकल्स, ठीक है। तो अंदर प्रेटिकल्स हैं और बाहर उनके प्रोटेक्शन के लिए जो स्ट्रॉन्ग सोडियम है वो बैठे हुए हैं, ओके। तो अब क्या होता है, ये नॉर्मल स्टेट है ना, अंदर प्रेटिकल्स है, पी फॉर पोटेशियम और बाहर स्ट्रॉन्ग सोडियम है, ठीक। बट ये मत कंफ्यूज होना तुम कि अंदर पोटेशियम है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। चार्ज जो है अंदर वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से है, बट कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं कंपेयर करूंगी तो सोडियम अंदर भी है बच्चों और बाहर भी है, पोटेशियम अंदर भी है बाहर भी है, बट ज़्यादा कहाँ है वो आपको याद रखना है। जो पोटेशियम है वो अंदर है, स्ट्रॉन्ग सोडियम बाहर है नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। अब सपोज करो स्टिमुलस आया, स्टिमुलस पता है आपको अलग अलग कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल, कोई सिग्नल आया, तो सिग्नल आते ही न्यूरॉन को काम करना है, मैसेज आगे कंडक्ट करना है। पूरा न्यूरॉन नहीं बना रही, सिर्फ मैंने मेन एक मेम्ब्रेन वाला पार्ट बना दिया। तो अब ये जो मेम्ब्रेन है ना इसकी, ये सेल मेम्ब्रेन ही तो है या कुछ और है? ये सेल है तो सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन ही तो होगी। यहाँ पे जैसे आप सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोलते हो, सार्कोलेमा बोला था, वैसे यहाँ इसको एक्सोलेमा बोल दो, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर जस्ट इमेजिन की पाइप है जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद करो। ये पूरी लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, बीच बीच में जगह जगह चैनल गेट्स होते हैं, तो एग्जैक्टली वही चैनल गेट्स न्यूरॉन्स पे भी हैं। एक सोडियम चैनल्स हैं, एक पोटेशियम चैनल्स हैं और एक सोडियम पोटेशियम पंप कॉमन है। एक तरह के, मतलब एक एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बट टाइप ऑफ बता रही हूँ मैं। एक तो सोडियम चैनल्स हैं जो सिर्फ सोडियम का एक्सचेंज करेंगे,
एक पोटेशियम चैनल्स हैं जो सिर्फ पोटेशियम का एक्सचेंज करेंगे, और एक है सोडियम पोटेशियम पंप। ये जब भी खुलेंगे ना, सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सोडियम पोटेशियम पंप जब भी खुलेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, ये रहा, सोडियम पोटेशियम पंप जब भी खुलेंगे तो इसके लिए आपको याद रखना है नोकिया। पहले चलता था ना नोकिया का फ़ोन, बहुत बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपने सुन भी रखी होगी, हर जगह बताई जाती है कि जब भी ये खुलेगा तो सोडियम आउट बाहर जाएंगे, पोटेशियम इन अंदर आएंगे, और ए फॉर एक्टिव। और इनका नाम ही पंप है क्योंकि ये हमेशा एटीपी के खर्चे पर काम करते हैं, फ्री में काम नहीं करते। बाकी दोनों चैनल्स फ्री में काम करते हैं, वो मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजेंगे चीज़ों को। बट सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी खर्च करके कैसे काम करता है, जब भी खुलेगा सोडियम आउट पोटेशियम इन, ये वाला काम करेगा। ठीक है, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया, कोई भी क्वेश्चन आए तो डील कर लेना। अब सुनो, अब जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो एक तरह से नर्व इम्पल्स, इसको एक्टिव होना है। तो एक्टिव होने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि आयंस का एक्सचेंज कर दो। अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर पॉजिटिव स्टेट में ले आओ। अब काम कर रहा है, एक्टिव हो जाओ, खड़े हो जाओ ना, ठीक है। तो अंदर पॉजिटिव स्टेट ले आओ। अंदर पॉजिटिव स्टेट क्यों आएगी बच्चों? अंदर पॉजिटिव स्टेट तब आएगी जब अंदर कोई भी पॉजिटिव आयंस, कैटायंस बढ़ेंगे, तभी अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है। अंदर पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? जब अंदर पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, पोटेशियम तो अंदर पहले से ही पड़े हैं, बाहर कौन है? स्ट्रॉन्ग सोडियम। तो जैसे ही मैसेज आता है, मैंने तुम्हें लेक्चर में समझाया था, समझ लो एक चोर आ गया है ना, कोई भी एक ऐसा नेगेटिव इस पर अटैक, मतलब अब नेगेटिव पॉजिटिव मत बोलो, चोर आ गया है सिंपली, तो उसके आते ही जो बाहर बॉडी गार्ड्स हैं तेजी से फटाफट सिग्नल उनको मिलेगा और अंदर की तरफ आ जाएंगे। यानी जैसे ही नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, वो क्यों होता है? ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। जितने भी सोडियम चैनल्स हैं सब खुल जाते हैं और चारों तरफ से, जैसे 2D में नहीं, मतलब ऐसे 3D में समझना, और चारों तरफ से सोडियम आयंस विल कम इनसाइड। तो सोडियम आयंस अंदर आते ही, रैपिड इन्फ्लक्स होते ही अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी उस जोन में अब नर्व इम्पल्स चल रहा है। पूरे एक्सॉन पे एक साथ नहीं होता ये काम, है ना, ऐसे ऐसे मतलब पूरे मिली सेकेंड्स में होता है, बहुत फास्ट होता है, लेकिन पूरे एक्सॉन पर एक साथ नहीं होता। इस जोन में, फिर इस जोन में, फिर इस जोन में, ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे ही सिग्नल आता है, सिग्नल आते ही जहाँ पे भी सिग्नल है अभी, उस जगह पर फटाफट से सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अंदर सोडियम आने से अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी उस जोन से अब मैसेज चला गया। ठीक है, अब मैसेज आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब अब इस जोन में, है ना, मतलब मैं एक ऐसा न्यूरॉन बता रही हूँ जो यूं है। अगर इस डायग्राम को देखना है तो ऐसे मान लो, यहाँ डेंड्राइट है, इधर जा रहा है, तो इस जोन में हो चुका, अब इस जोन में होगा। इस जोन में वापस से वही सोडियम चैनल्स खुलेंगे, सोडियम अंदर आएंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आगे वाले में सोडियम चैनल्स खुलेंगे, सोडियम अंदर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे करते करते सिनेप्स आ जाएगा, मैसेज अगले न्यूरॉन पर चला जाएगा। ठीक है, बट जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये जोन्स में हो रहा है, मान लो A, B, C ऐसे हो रहा है, तो अगर जब A वाले पार्ट में ये हो रहा था कि भाई सोडियम अंदर आ रहे थे, तब आप उसको कहोगे डीपोलराइजेशन। क्या कहोगे? डीपोलराइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझ लो, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट कोई बात नहीं, रिवीजन के वक्त इसको रिवाइज करके जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब तक नर्व रेस्टिंग स्टेट में थी, तब तक हम कह रहे थे उसको पोलराइज्ड स्टेट। जैसे ही स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आते ही जो चेंजेस आपने देखे जोन ए में, तो आप कह रहे हो जोन ए क्या हो गया, रीजन ए क्या हो गया? डीपोलराइज्ड हो गया। डीपोलराइज्ड होने का मतलब है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल का मतलब सब समझ गए कि अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स हुआ। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। अब ये जो चेंज हो गया ना इसमें, ठीक है, फटाफट से इधर भी चेंज करना है। तो जब बी में डीपोलराइजेशन चल रहा होगा ना, तब ए में क्या हो रहा होगा, ये भी समझना हमें आना चाहिए। ये तो हम समझ गए कि डीपोलराइजेशन कैसे होता है, बट जब डीपोलराइजेशन नेक्स्ट जोन में हो रहा है, तो ए में क्या वही रहेगी स्टेट, डीपोलराइज्ड ही रहेगा, या कुछ चेंज होगा? उसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा? सुनना, जैसे जैसे मैसेज आगे बढ़ता है ना, न्यूरॉन की एक और जिम्मेदारी है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना। इसको वापस पहले रीपोलराइज्ड होना पड़ेगा, रीपोलराइजेशन जरूरी है। तो रीपोलराइजेशन कैसे होता है? रीपोलराइजेशन के लिए क्या होता है, सुनना ध्यान से। वो स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड अंदर आ गए ना बच्चों, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड यानी स्ट्रॉन्ग सोडियम आयंस अंदर हैं।
सोडियम आयन के अंदर आते ही ये जो सोडियम चैनल थे ना, गेट थे जो खुले थे उनको अंदर लाने के, तुरंत बंद हो जाते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। ऐसा नहीं कि खुले रहें कि ठीक है अब चोर वोर चला गया अब तुम बाहर भी चले जाओ सोडियम आयन्स, नहीं। सोडियम आयन उन गेट से अंदर तो आ सकते हैं पर बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो गेट तुरंत बंद हो जाता है। अब सोडियम बेचारे अंदर फंस गए, क्या करें, उन्हें तो वापस अपनी पोजीशन लेनी है क्योंकि चोर अब आगे वाले ब्लॉक में चला गया, इस ब्लॉक का काम पूरा हो गया, बॉडीगार्ड्स को वापस बाहर जाना है। तो उसके लिए क्या होता है, बच्चों कि सोडियम आयंस अभी तो बाहर जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर न्यूरॉन को पॉजिटिव चार्ज लाना ज़रूरी है। तो कुछ समय के लिए इस वाले जोन में पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं। मैंने कहा ना 3 तरह के चैनल्स हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप। तो पहले तो सोडियम चैनल खुले थे, चोर के आते, स्टिमुलस के आते, सोडियम अंदर आ गए, चैनल बंद हो गए, सोडियम अंदर अटक गए। अभी सोडियम को बाहर नहीं भेज रहे, बल्कि जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे और कुछ समय के लिए पोटेशियम को बाहर निकाल देंगे कि यार कैसे भी हमको अंदर का पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, सोडियम तो बाहर नहीं जा सकता, बट प्लीज़ पोटेशियम तुम जो प्रेटी गर्ल्स हैं तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, ठीक है। तो पोटेशियम बाहर जाएगा, पोटेशियम के बाहर जाने से पॉजिटिव चीज़ बाहर जा रही है तो अंदर नेगेटिविटी की तरफ जाएगा वापस, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ वो वापस आता जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, ठीक है भाई, हो गया रीपोलराइजेशन। लेकिन यानी यहाँ पर इसने अपना वापस नेगेटिव चार्ज अटेन कर लिया इस ए वाले पार्ट ने, ठीक है, लेकिन बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है। तो ओरिजिनल पोलराइज स्टेट में सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर होना चाहिए था, रीपोलराइजेशन खत्म होने के बाद उल्टा हो गया कि पोटेशियम बाहर चला गया और सोडियम अंदर फंस गया। तो इसलिए रीपोलराइजेशन के बिल्कुल एंड की तरफ क्या ओपन हो जाएंगे, ये सोडियम पोटेशियम पंप। इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी खर्च करके न्यूरॉन अपने सोडियम पोटेशियम पंप्स को खोल देगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप के खुलते ही सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर आ जाएगा। और सोडियम में जो मैंने आपको कहा, इसमें एक और चीज़ याद रखना बच्चों, सोडियम आउट पोटेशियम इन, तो आउट में 3 डिजिट्स मतलब 3 लेटर्स है ना, तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और इनमें 2 हैं तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये हमेशा 3+2 का एक्सचेंज होता है, 3 और 2, ठीक है। कौन 3 कौन 2 आपको आउट इन से याद रहेगा। सो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप का काम कब है आप सोचो, रीपोलराइज हो चुका है न्यूरॉन, यानी अब न्यूरॉन अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ गया, एक तरह से पोलराइज स्टेट में आ गया है। पर पोलराइज स्टेट में भी एग्जैक्ट स्टेट अटेन करने के लिए तब तक नहीं होगी जब तक सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट नहीं होगा। तो अगर तुमसे पूछ ले नीट में कि सोडियम पोटेशियम पंप किस स्टेज में हेल्पफुल है, डीपोलराइजेशन में बिल्कुल नहीं, रीपोलराइजेशन में उसमें भी नहीं करना, तुम्हें करना है रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट को बनाए रखने के लिए, रेस्टिंग स्टेट को अटेन करने के लिए पोलराइज स्टेट में सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव रहता है। यानी सोचो कितनी अजीब बात है कि जब न्यूरॉन आराम कर रही है तब उसके एटीपी का खर्चा हो रहा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहते हैं टू मेंटेन दिस स्टेट, सोडियम पोटेशियम वाली, ठीक है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि डीपोलराइजेशन के वक्त कौन से पंप काम कर रहे होते हैं, डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज यानी रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, तो आपको सिंपली ऑप्ट करना है सोडियम चैनल। और अगर आपसे कोई पूछे रीपोलराइजेशन जब हो रहा होता है, जब नर्व अपना ओरिजिनल स्टेट अटेन कर रही होती है, तब कौन से एक्टिवेट होते हैं चैनल, तब रहते हैं पोटेशियम चैनल। कुछ समय के लिए प्रेटी पोटेशियम को बाहर भेज दिया जाता है टू अटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आ गया, सब मैंने बहुत अच्छे से चार्ट वार्ट बनाकर नोट्स बनवाकर सब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में पढ़ा रखा है। यहाँ पे मैंने मतलब छोटा करते करते भी तुम्हें पूरा रिवीजन दे दिया। होप तुम्हें अब ध्यान रहेंगी सारी चीज़ें कि कब कौन किसके लिए इम्परमिएबल है, किसके। अच्छा, जब नर्व रेस्टिंग स्टेट में है ना, तब सोडियम गेट्स बंद पड़े हैं, ठीक है। पोटेशियम गेट्स जो है ना, उनको लीक चैनल्स कहते हैं बच्चों, वो थोड़े से खुले रहते हैं, उनमें से हमेशा थोड़े से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा जो अंदर पेटिकल्स हैं उनको कभी कभी बाहर जाने की परमिशन है, बट ऐसा नहीं कि एकदम जा ही रही है कभी भी फिर उनको खतरा है बाहर जाने से, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल लीक चैनल्स हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा कब खुलते हैं, रीपोलराइजेशन के वक्त। सोडियम चैनल्स सिर्फ और सिर्फ कब खुलते हैं, डीपोलराइजेशन, बॉडीगार्ड्स को अंदर कब आना है, जब चोर का अटैक हुआ है यानी स्टिमुलस आया है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप कब एक्टिवेट होते हैं, रेस्टिंग स्टेट के वक्त। बाकी दो, जब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन चल रहा होता है तब सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो अब क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है, रेस्टिंग मतलब पोलराइज स्टेट में है, तो
एक्सोनल मेम्ब्रेन का इनमें से क्या स्थिति है? एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस, क्या वैसे ही गलत हो गया? मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू पोटेशियम आयन तो ठीक है, लेकिन मोर परमिएबल टू सोडियम आयन नहीं कह सकते हम, ठीक है। इक्वली परमिएबल टू बोथ, बिल्कुल नहीं। इम्परमिएबल टू बोथ, इम्परमिएबल भी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना पोटेशियम चैनल्स लीक चैनल्स हैं। और फोर्थ कह रहा है मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। दिस वन इज करेक्ट, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो ये रहा, कहाँ है? ये रहा। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग, दैट इज रेस्टिंग, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, ठीक है। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो कहा है कि पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो रीपोलराइजेशन के वक्त खुलते हैं, तो अभी रेस्टिंग स्टेट में क्यों उसको परमिएबल कहा? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा पोटेशियम चैनल एक तरह के लीक चैनल्स हैं, थोड़े बहुत हमेशा खुले रहते हैं, बट सोडियम चैनल तो कंप्लीटली क्लोज हैं, तो इसलिए वहाँ पे नियरली इम्परमिएबल चूज करना है। और पोटेशियम चैनल के लिए रेस्टिंग स्टेट में इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा है, पर रीपोलराइजेशन में और ज़्यादा परमिएबल हो जाएंगे, ठीक है। डन। चलिए रिवीजन में तो मैं तुम्हें इतना ही समझा सकती हूँ बच्चों, फिर भी मैंने अपना बेस्ट तुम्हें दे दिया है कि भाई ये है, इस तरह से तुम चीज़ों को समझ सकते हो। ये सब दिखाया है इसमें, देखो ए वाले में डीपोलराइज स्टेट दिखाई है, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी अंदर क्या चल रहा है अभी? डीपोलराइजेशन। रेस्ट ये एक्शन पोटेंशियल में आ गया। यहाँ पे वैल्यू दिए गए, तुम लोगों को वैल्यूज दी नहीं है वैसे जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो होता है -70 मिलीवोल्ट, माइनस में होता है ना, और जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो वो होता है लगभग +35 मिलीवोल्ट रेंज होती है वैसे, पर एवरेज आप याद रख सकते हो +35 मिलीवोल्ट। -70 से बढ़ के +35 पे चला जाता है, फिर वापस +35 से घटते घटते -70 पे आ जाता है। कभी कभी अगर -70 से नीचे चला जाए, -80 -90, तो उसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उसके बारे में यहाँ नहीं है, मैंने लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, वो तुमसे नहीं पूछते इतना ज़्यादा, ठीक है। क्लियर? तो ये देखो बस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए इस पर। आप देखो वर्किंग मैकेनिज्म पर कहाँ आए ज़्यादा क्वेश्चन, बट क्यों नहीं आए? क्योंकि आई ईयर को, आई डोंट नो व्हाई, आई ईयर को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। एक ट्रेंड बन गया था कि भाई वहीं से क्वेश्चन पूछना, उठा के 2 क्वेश्चन डाल दिए, खत्म। बट अब क्योंकि वो हट गए हैं तो देयर इज़ हाई चांस कि आपसे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के मैकेनिज्म पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वरना इस चैप्टर से या तो सिनैप्स से क्वेश्चन आता था या आई ईयर से क्वेश्चन आता था, ठीक है। क्लियर? तो कोई भी बच्चा इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा पढ़ के जाएंगे। डन? समझ में आ गया? ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, तो सिनैप्स तो मैं तुम्हें पहले समझा दिया, चलो इसको अब हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें। अब आते हैं हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको सिंपली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वैसे तो 2 चीज़ें आती हैं, हमारा ब्रेन भी आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी तो आता है, बट एनसीईआरटी ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। पहले रिफ्लेक्स एक्शन में थोड़ा बहुत था, अब रिफ्लेक्स एक्शन भी हट गया, तो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। सिर्फ ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत शॉर्ट में है बच्चों, तो बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और यहीं पर बस चैप्टर खत्म हो गया। ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उनके बारे में बताकर चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। क्लियर? देखें ज़रा इस पार्ट में से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो 2024 में आया, इससे क्वेश्चन और भी आया होगा, ये रहा है ना। जनरली इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही लास्ट ईयर ब्रेन के स्ट्रक्चर से पूछे गए थे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ब्रेन के अलग अलग रीजन्स दिए हैं, हाँ, इसमें से आपको यही पूछेंगे बच्चों की कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। एक बार क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में बताया। हमारे नॉट ओनली ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी 3 लेयर्स होती हैं, वही सेम लेयर। ब्रेन के चारों तरफ भी वही 3 लेयर होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी वही 3 लेयर होती हैं। तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं मेनिंजेस, जिनकी जो सीक्वेंस है उसको आप डप से याद कर सकते हैं। डप सबसे बाहर होती है, बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, देन अरेक्नॉइड, देन पाया मैटर। ये 3 थोड़े से टिपिकल से नेम है। ड्यूरा मैटर, ठीक है, देन मिडिल लेयर इज द अरेक्नॉइड और सबसे अंदर वाली पाया मैटर। क्लियर? इनकी डिटेल्स नहीं पढ़नी है आपको, जब दे ही नहीं रखा तो पूछी भी नहीं जाएंगी। अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर, ये मेनिंजेस क्या करती हैं? प्रोटेक्शन करती हैं, बट ऑब्वियस। और इन मेनिंजेस में से अलग अलग होता है, 2 लेयर्स के बीच में CSF भी प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड में भी, ब्रेन में भी। और ब्रेन के अंदर, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया नहीं बच्चों, बट ब्रेन के अंदर ना कुछ खाली कैविटीज़ भी होती हैं,
उन कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वैसे तो वेंट्रिकल आप हार्ट के चैम्बर को बोलते हो, बट ब्रेन में भी इंटरनली कुछ कैविटीज़ होती हैं, खाली स्पेस होते हैं, कैनाल्स होती हैं जिनमें एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज CSF। इन ब्रेन कैविटीज़ को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसी तरह जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में भी एक कैनाल होती है, इस कैनाल में भी ये CSF भरा रहता है। तो डू रिमेंबर, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक पूरे में चारों तरफ भी और अंदर जो कैविटीज़ हैं, सेंट्रल कैनाल है, उनमें भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो वही शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। जैसे प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है ना, वैसे यहाँ पर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके थोड़ी सी बस चीज़ें थी जो मैंने बता दी, NCERT में थी नहीं है। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लो भाई। ब्रेन में आपको पता है जो सबसे मेजर पार्ट है वो हमारा फोर ब्रेन है, जिसमें हमारा ये सबसे बड़ा जो अखरोट की तरह आपको दिख रहा है, दिस इज सेरिब्रम। जैसे आप बहुत इजीली अखरोट के स्ट्रक्चर से ब्रेन को समझ सकते हैं कि जैसे अखरोट में नहीं होता, नीचे से तो जुड़े रहते हैं, दो लोब होते हैं, नीचे से तो जुड़े रहते हैं और ऐसे ऊपर से क्लियरली दोनों सेपरेटेड दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही ब्रेन में भी सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो यहाँ वेंट्रली कनेक्टेड रहते हैं किससे? कॉर्पस कैलोसम से। एक वाइट कलर का ट्रैक होता है फाइबर्स का जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, क्लियर? ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रम में फ़र्क समझ गए? दोनों लोब्स को मिलाकर सेरिब्रम, अलग अलग सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बिल्कुल सेरिब्रम से मिलता जुलता एक और वर्ड है, दैट इज सेरिबेलम। प्लीज़ नीट में आए तो ढंग से पढ़ लेना, सेरिब्रम लिखा है कि सेरिबेलम लिखा है। ठीक है, सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर पीछे आपको ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, तो ये जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज सेरिबेलम। ओके, प्लीज इसको मिक्स मत करना सेरिब्रम के साथ। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, नाउ तो फोर ब्रेन में हमारा सेरिब्रम हो गया पूरा, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब सेरिब्रम है बच्चों। ठीक, इसी फोर ब्रेन में भी, फोर ब्रेन खत्म नहीं हुआ, फोर ब्रेन में सेरिब्रम के अलावा दो चीज़ें और हैं। क्या है? फोर ब्रेन में सेरिब्रम के अलावा यहाँ पर इस जगह पर थैलेमस नाम का रीजन है, और थैलेमस के नीचे वाला जो जोन आपको दिख रहा है, ये वाला जोन, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। यहाँ पे आपको छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है क्या? ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड, मटर के दाने जितनी छोटी होती है, और हमारी पूरी बॉडी के पूरी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर है। इसका मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो पढ़ते हो ना आप, अगले चैप्टर में ही तो है डायग्राम, ऐसे हाइपोथैलेमस बना हुआ है, उससे स्टॉक निकला हुआ है, उससे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाई हुई है एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस हो गया और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। सो दिस इज हाइपो, ऐसे एग्जैक्टली ना कोई ऐसे लाइनिंग नहीं बनाई है कि ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है, वो फंक्शनली समझा जाता है उसको जब हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं मेडिकल में। यहाँ तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में बस नाम समझने हैं। ठीक है, सो फोर ब्रेन में तीन चीज़ें हो गई, फर्स्ट सेरिब्रम, सेकेंड थैलेमस एंड थर्ड हाइपोथैलेमस, ये तीनों फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक, देन इधर ही जहाँ पर थैलेमस हाइपोथैलेमस है, इसी वाले जोन में, जैसे अब भाई ब्रेन तो ऐसे 3D में सोचो, ऐसे पूरा बंद है, तो यहाँ अंदर जहाँ पे दोनों तरफ के सेरिब्रम आपस में जुड़े हुए हैं, बीचों बीच एक अलग से स्ट्रक्चर सिचुएटेड है जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। अब उसको यहाँ दिखा नहीं सकते थे, बट ये उसकी पोजीशन दिखाई है कि यहाँ पर मिड ब्रेन होता है। क्लियर? मिड ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मिड ब्रेन में 4 तो लोब्स होते हैं जिनको मिलाकर बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्री यानी 4, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, है ना, इस तरह से ऐसे 4 लोब्स होते हैं आपस में कनेक्टेड, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ठीक है, 4 लोब्स होते हैं, और तुम्हारे इसमें दी है क्या? ये रही, और यहीं मिड ब्रेन से एक कैनाल जाती है। बच्चों में मैंने लिखा था ना, ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती है, उन्हीं में से वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करती हुई एक कैनाल है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये दिखाइए आपको, ये भी मिड ब्रेन का ही पार्ट है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, एक्विडक्ट, एक्वासी समझ लो एक डक्ट जिसमें CSF भरा हुआ है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल नाम में सेरिब्रल आ रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ कि ब्रेन की जो टर्म्स हैं, नर्वस सिस्टम है, इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स। यहाँ तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बहुत मिनिमम चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, और फिर तो ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट हो गया। अब ये जो पूरा आपको बैक पे दिख रहा है, दिस वन, ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सामने की तरफ 2 प्रोजेक्शन है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज पॉन्स, ये है मेड्यूला, इसी मेड्यूला से जा रही है, देखो लिख रखा है मेड्यूला, इसी मेड्यूला से एक्सटेंड हो रही है स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोई दो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ से ब्रेन है, बिल्कुल मेड्यूला से ही कंटिन्यूस एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए दोनों सीएनएस का पार्ट है, ठीक है। एंड ये पॉन्स वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पीछे की तरफ जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है वो है हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसमें एक और चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रेन स्टेम, व्हाट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है, ये जो ब्रेन का स्टेम मतलब जैसे एक ट्री है बहुत बड़ा, उसके बीचों बीच इसका स्टेम लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही इस पूरे ब्रेन के बीचों बीच वाला पार्ट, यानी कौन कौन सा पार्ट बीचों बीच क्या आ रहा है देखना, मेड्यूला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। कौन कौन सा, सेरिबेलम हटा दो, सेरिबेलम तो यहाँ बैक साइड पर है, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, यानी यहाँ पर आएगा मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन के दो पार्ट ले लिए मैंने, पॉन्स एंड मेड्यूला। ये तीनों जैसे एक ट्री के सेंटर में स्टेम होता है, बिल्कुल वैसे ब्रेन के सेंटर में है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ब्रेन स्टेम। डू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला, यहाँ लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लास्ट में लाइन लिखी हुई है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम, ये रहा मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला का पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, क्लियर। इस पर स्टार बना देना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम एक्चुअली एक कनेक्शन बनाता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का, जैसा आपने यहाँ देखा, ठीक है, क्लियर है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बाई चांस कोई लेबलिंग आ गई तो मुझे नहीं लगता अब तुम गलत करोगे। अब इनके फंक्शंस हैं, थोड़ा बहुत फोर ब्रेन का पहले स्ट्रक्चर है डिटेल में कि है ना, पूरा एक वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा रही, वो तो पढ़ा रखा है, बस यूँ समझ लो कि जो हमारा सेरिब्रम है बच्चों, इस सेरिब्रम में थोड़ा सा बाहर वाला जोन देखोगे ना, बाहर वाला जोन देखोगे तो बाहर वाले जोन में ये वाला जोन देखोगे, थोड़ा बाहर वाला पार्ट, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला जोन है पूरा इंक्लूडिंग दिस कॉर्पस कैलोसम, ये सब जो अंदर वाला जोन है पूरा, इसको कहते हैं मेड्यूला। जैसे किडनी में नहीं किया था हमने कॉर्टेक्स मेड्यूला, एड्रिनल ग्लैंड में करते हैं कॉर्टेक्स मेड्यूला, वैसे ब्रेन के सेरिब्रम में बाहर वाले रीजन को कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदर वाले रीजन को कहते हैं मेड्यूला। तो डू रिमेंबर कि अगर ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है तो ब्रेन में कैसे होता है, अगर मान लो मैं इस तरह से न्यूरॉन्स बनाऊँ, ठीक है, ये साइटॉन है, मतलब पूरे में है, मैं जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ, ये साइटॉन है, ये इनके एक्सॉन है, ये साइटॉन है, ये इनके एक्सॉन है। ज़्यादातर इस तरह से होता है कि कॉर्टेक्स में ना मिलियंस ऑफ साइटॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ साइटॉन, और उन सब साइटॉन के जो न्यूरॉन्स हैं, एक्सॉन्स हैं, वो ऐसे मेड्यूला तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स है ना बच्चों, जिसमें ये आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, साइटॉन्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ब्रेन में, अब फिर वही थोड़ा सा बताना पड़ेगा, सीएनएस में जो साइटॉन्स हैं, वो साइटॉन्स ना ऐसे बहुत सारे साइटॉन एक दूसरे से गुच्छे की तरह एक बंच बनाते हैं, उस बंच को न्यूक्लियाई कहते हैं। अब वैसे तो हम न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई कहते हैं, बट यहाँ पर ब्रेन में, हमारे सीएनएस में, हमारे ब्रेन में एज वेल एज हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे साइटॉन और फिर ये उनके एक्सॉन निकल रहे हैं, ये साइटॉन, ये उनके एक्सॉन निकल रहे हैं। बिल्कुल रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। तो इसे इंडिविजुअल नहीं होता कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये साइटॉन है, ये दूसरा साइटॉन है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग गुच्छा टाइप होता है साइटॉन्स का, ठीक है। तो साइटॉन्स के उस गुच्छे को ही क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियाई। ये क्या है, ये यहाँ पर भी न्यूक्लियाई हैं, पूरे सीएनएस में साइटॉन्स के ग्रुप को कहते हैं आप न्यूक्लियाई। अगर ऐसा कोई ग्रुप, अब जैसे मान लो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट न्यूरॉन का वो आ जाएगा, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे यहाँ पर, होंगे कि नहीं, तो फिर से यहाँ पर एक गुच्छा होगा, पर ये बाहर है, पीएनएस में है, तो इसको कह देते हैं गैंग्लियन। आपने कई जगह नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन टर्म पढ़ी है, बट यू नो व्हाट इज एग्जैक्टली गैंग्लियन, कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनका ओरिएंटेशन समझना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है। अभी मैं समझाने लगूंगी ना पूरी क्लास चली जाएगी, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। मैंने वहाँ पढ़ा रखा है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो ऐसे नहीं है कि ये एक न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, ऐसे नहीं है बच्चों। न्यूरॉन का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम में समझना, कि जो हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बहुत सारे साइटॉन है, ऐसा नहीं है कि कॉर्टेक्स में आप सिनेप्स भी बना दो, ये एक ख़त्म कर दिया फिर ये अगला ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कॉर्टेक्स में बहुत सारे साइटॉन हैं, साइटॉन्स के बंचेस हैं, इनको आप न्यूक्लियाई कह रहे हैं, और उनके एक्सॉन्स निकल के यहाँ मेड्यूला तक आ रहे हैं, कुछ मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम वगैरह से होते हुए नीचे भी जाएंगे, फिर यहाँ पर नए भी शुरू हो सकते हैं जो नीचे जाएंगे, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये जो आ रहे हैं ना एक्सॉन्स, अब एक्सॉन्स बहुत सारे एक्सॉन को घेरे हुए एक उनके चारों तरफ लेयर होती है, ओके,
तो ये इनको कहते हैं ट्रैक, इनको क्या कहते हैं ट्रैक। CNS में जो एक्सॉन के बंडल्स होते हैं उनको कहते हैं TRACT ट्रैक। और ऐसे ही PNS में, तो CNS में था, PNS में भी ऐसे बहुत सारे बंडल होते हैं, तो इन बंडल को कहते हैं नर्व। इसलिए मैंने तुम्हें सबसे शुरू में कहा था कि न्यूरॉन और नर्व में फ़र्क है। एक सिंगल न्यूरॉन तो अभी हमने देखा, बट अगर उन न्यूरॉन्स के साइटॉन CNS में हैं और उनके एक्सॉन PNS में आ रहे हैं, और बहुत सारे एक्सॉन्स का एक बंडल, उसमें 100, 200, 1000 कितने भी हो सकते हैं, उस बंडल को कहते हैं एक नर्व। जब आप कहते हो कि एक नर्व हमें हमारे किसी ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, तो वो नर्व एक न्यूरॉन नहीं होता, वो नर्व मेनी न्यूरॉन्स का एक बंडल होता है, और उस बंडल में भी सिर्फ एक्सॉन है। उनके साइटॉन कहाँ बैठे हैं? आपके CNS में बैठे हैं, चाहे आपके ब्रेन में बैठे हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में बैठे हो। ऐसे यहाँ पर भी होता है ब्रेन में, मान लो ये हैं, अब ये नर्व्स बाहर जा रही हैं तो इनके इधर जा रहे हैं ये, तो ये मिलकर एक नर्व बनाएगी। क्रेनियल नर्व यहाँ से निकल रहा है तो स्पाइनल नर्व। इस तरह से होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। जिसने मुझसे पूरा लेक्चर पढ़ा है उसको तो समझ में आ गया होगा, बाकी बच्चों को हो सकता है नहीं आ रहा हो, बट प्लीज़ कोई बात नहीं, अभी मत पढ़ना, अभी तो आप अपना 2025 पे फोकस करो, उसके लिए इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, ये तो बहुत बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तब पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। बट थोड़ी थोड़ी टर्म समझ में आ गई ना तुमको? क्यों बताई थी मैंने ये सब चीज़ें? हाँ, इसलिए बताई थी कि अब जो माइलिन शीथ होती है, वो माइलिन शीथ तो सिर्फ एक्सॉन पे ही होगी ना बच्चों, इन पे तो नहीं होगी ना साइटॉन पे। तो अगर हम ब्रेन में कॉर्टेक्स और मेड्यूला की बात करें, तो मेड्यूला जो है ना वो हमें वाइट दिखता है, जबकि कॉर्टेक्स ग्रे दिखता है। क्यों? क्योंकि साइटॉन्स जो हैं उन पर कोई वाइट कलर की फैटी लेयर नहीं है, दैट्स वाई दे अपीयर ग्रेइश इन कलर। तो ब्रेन में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो उसको कहते हैं ग्रे मैटर, और उनके न्यूरॉन अंदर की तरफ, एक्सॉन अंदर की तरफ आ रहे हैं, मोस्टली विच आर कवर्ड विद माइलिन शीथ, वो हमें वाइट कलर के दिखेंगे, इसलिए अंदर मेड्यूला क्या है? वाइट मैटर। तो हम भूल जाते हैं ग्रे मैटर कहाँ है, वाइट मैटर कहाँ है, तो बहुत इजीली याद रख सकते हो, एक्सॉन अंदर आएंगे तो ये ग्रे मैटर, ये वाइट मैटर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, फिर यहाँ पर ऐसे 2 जोन होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ से शुरुआत होती है, तो ग्रे मैटर अंदर होता है और वाइट मैटर बाहर होता है, ठीक है। पर तुम रहने दो बच्चों, मत जाओ इतनी डिटेल में, तुम तो बस प्लीज़ यहाँ पर याद रख लो कि सेरिब्रम में 2 हैं, कॉर्टेक्स यहाँ लिखवा देती हूँ शॉर्ट में, और मेड्यूला, जिसमें से कॉर्टेक्स में बहुत सारे न्यूक्लियाए हैं, मेड्यूला में बहुत सारे ट्रैक हैं, ट्रैक यानी एक्सॉन, एक्सॉन माइलिनेटेड है मोस्ट ऑफ, इसलिए इसको कहते हैं वाइट मैटर, ठीक है। और न्यूक्लियाए जो है वो कहलाता है ग्रे मैटर। बस तुमसे पूछेंगे तो सिर्फ इतना सा पूछेंगे कि ग्रे मैटर कहाँ है और वाइट मैटर कहाँ है, ठीक है, डन। चलो, तो ये यहाँ पर आपको बता रखी हैं चीज़ें। फिर इसमें क्या रखा है? फंक्शनली, अगर हम फंक्शनली सेरिब्रम को डिवाइड करें अलग अलग जोन्स में, क्योंकि सेरिब्रम ना हमारे ब्रेन का मेन वॉलंटरी सेंटर है बच्चों, जो भी हम सोचने समझने के काम करते हैं, हमारा IQ जहाँ पर भी यूज़ होता है, हमारे वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, उन सब का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो सेरिब्रम है, हमेशा ध्यान रखना। तो सेरिब्रम में बहुत सारे फंक्शनल जोन हैं कि ये पार्ट ये करता है, ये पार्ट ये करता है, उसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता है, वो तो यहाँ नहीं दे रखा, पर यहाँ पर आपको ये बताया है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इट कंटेन मोटर एरियाज, मोटर सिग्नल्स भी तो भेजेगा, रिसीव करेगा सेंसरी एरियाज, एंड कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ना सेंसरी हैं ना मोटर हैं, दे आर नीदर सेंसरी नॉर मोटर, इनको कहते हैं एसोसिएशन एरियाज। आप हर फंक्शन को सेंसरी मोटर कह सकते हो क्या? जो हम सोच रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को सुनकर समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब हमारे एसोसिएशन एरियाज हमसे करवा रहे हैं, जो ना क्लियरली, वो उनका काम है सेंसरी और मोटर के बीच में एक एसोसिएशन क्रिएट करना, ठीक है। तो एसोसिएशन एरियाज का फंक्शन क्या है अगर तुमसे पूछ लें, तो एसोसिएशन एरियाज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं, जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन, 2 अलग अलग सेंस ऑर्गन से सेंसरी सिग्नल्स आए, उनको आपस में कोरिलेट करना, समझना, मतलब तुम सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, और फिर तुम समझ रहे हो ना उस चीज़ को, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो तुम्हारे 2 जगह से सेंसरी सिग्नल जा रहे हैं, फिर लिखोगे तो ये भी शुरू हो जाएंगे, ठीक। देन मेमोरी तुम्हारी जो है, कम्युनिकेशन, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चीज़ों को सोच सोच के बताते हैं, समझाते हैं, ये सब किसके फंक्शंस हैं? एसोसिएशन एरियाज के। सिग्नल्स को रिसीव करना सेंसरी एरियाज का, सिग्नल्स भेजना ऑर्गन्स की तरफ मोटर एरियाज का, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिवीजन है सेरिब्रम का, डन, ठीक है। ये देखो एक लाइन लिखी है, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक, तो ट्रैक का मतलब तुम्हें समझ में आ गया ना, जो साइटॉन के एक्सॉन्स हैं, जो PNS में नहीं है, CNS में ही हैं,
उन ट्रैक की बात हो रही है, फाइबर्स यानी उनके एक्सॉन की बात हो रही है, तो दे आर कवर्ड विद माइलिन शीथ जो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं, जिसको तुम कहते हो मेड्यूला, एंड ये आपको दिखता है ओपेक वाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाइट मैटर। मतलब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, 3 लाइन लिखी हुई है, दिस इज अबाउट द मेड्यूला, सेरिब्रल मेड्यूला के लिए लिखी हुई है। और ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं कॉर्टेक्स के बारे में। द कॉर्टेक्स इज रेफर्ड एज ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, क्योंकि यहाँ पर सेल बॉडीज होती हैं। देखो लिखा है ना, न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर गिविंग दिस कलर। डन, समझ में आ गया क्या? देन सेरिब्रम जो है, अगर मतलब हमें थैलेमस ऐसे नहीं दिखेगा, जब हम सेरिब्रम को हटाएंगे तो अंदर हमें थैलेमस दिखेगा। सेरिब्रम रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, जैसे आम की गुठली आम के अंदर होती है ना, ऐसे समझ लो तुम, थोड़ा सा, पूरा नहीं थोड़ा सा, क्लियर? वो है थैलेमस। थैलेमस के ज़्यादा फंक्शन याद नहीं करने, बस एक ही लाइन याद रखनी है कि थैलेमस एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। थैलेमस को एक रिले सेंटर कहते हैं, जैसे रिले रेस नहीं होती, उसमें एक से दूसरा मशाल को या चीज़ को पकड़ाता जाता है एक दूसरे को, बिल्कुल वैसे रिले का मतलब कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं थैलेमस उन्हें रिसीव करके सेरिब्रम को देगा, सेरिब्रम से मोटर सिग्नल्स लेकर आगे वाले रीजन्स को देगा, ठीक है? तो इट इज़ अ रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। सेम ऐसा ही रिले सेंटर जैसा काम एक और करता है, नीचे अभी पॉन्स का नाम आएगा, वहाँ पर भी आएगा, ठीक है? तो हमारे ब्रेन में 2 रिले सेंटर्स हैं, एक थैलेमस है, एक पॉन्स है, ओके? देन यस, इसके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ये तुम्हें याद रखना है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस? वैसे तो हाइपोथैलेमस अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, 2 तरह के हार्मोन्स बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनिबिटरी हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी ग्लैंड्स को सिग्नल देगा, वही हाइपोथैलेमस की बात हो रही है। तो ये डुअल फंक्शन करता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन एज वेल एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? देन ब्रेन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या करता है वो तो हम वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ क्या कर रहा है एज अ ब्रेन, ये क्या कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस हमारी भूख, प्यास, इमोशन सबको कंट्रोल करता है बच्चों, बहुत आसान है याद रखना। हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी भूख प्यास को कंट्रोल करता है और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। 3 बातें तो आप रट लो। देखो क्या करता है ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, एंड तीसरा ये रहा, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अकेला नहीं करता ये काम, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इसको एक और जोन की ज़रूरत होती है। ब्रेन के इसी पूरे जो इतना कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ होते हैं बच्चों, उनमें से कुछ एरियाज़ मिलकर हमारा लिम्बिक लोब बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लिम्बिक लोब बनाते हैं। ये रहा लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, छोटे छोटे एरियाज़ हैं वो मिलकर बनाते हैं। तो वो छोटे एरियाज़ कौन कौन से हैं? एक है अमाइगडाला, एक है हिप्पोकैम्पस और एक्सेट्रा भी लिखा है। हिप्पोकैम्पस वैसे सी हॉर्स का नाम है, ब्रेन में भी एक रीजन होता है, ठीक है? लिम्बिक लोब, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोपोटामस मैमल है, हिप्पोकैम्पस फिश है, बोनी फिश, सी हॉर्स इफ यू रिमेंबर, ठीक है? तो लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट कुछ स्ट्रक्चर्स को मिलकर बना एक जोन है। ये लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर हमारे सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब भी तुम्हें कोई अच्छी मूवी देखकर या कुछ अच्छी बातें सुनकर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फील होता है, तब भी ये दोनों करवा रहे हैं। कोई कुछ सैड सीन देख लिया, रोना आ गया, या लाइफ में कुछ भी ऐसा हो गया रोने लग गए, वो भी यही करवा रहा है। कोई डरावनी चीज़ देख लिया, डर लग गया, वो भी यही करवा रहा है। जितने भी तुम्हारे इमोशंस है ना, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, बदला लेने की भावना है ना, होनी नहीं चाहिए, फियर, लव, व्हाटएवर, सब ये दोनों ही करवाते हैं। ऑल इमोशंस इंक्लूडिंग मोटिवेशन, हमेशा याद रखना ये वाला तुम, ठीक है? जब भी अब तुम मोटिवेटेड फील करो तो अपने हाइपोथैलेमस और लिम्बिक लोब को धन्यवाद करना, ठीक है? क्लियर, समझ में आ गई बात? तो हाइपोथैलेमस में, और ये वाला फंक्शन तो तुम्हें पता ही है, हार्मोन्स बनाता है, उसके लिए इसमें कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स ही सिक्रीशन का काम कर रही हैं, तो आप उनको न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बोल दो, ठीक है? इन्हीं को न्यूक्लियाई, वही न्यूक्लियाई हैं, साइटॉन सेल बॉडीज, कुछ अलग नहीं है, वही हैं, ठीक है? डन हो गया आई थिंक ये पूरा। ये बहुत डीप स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये अंदर की तरफ सेरिब्रम में भी घुसे हुए हैं, अंदर जाके इनको समझना होता है। तुम्हें नहीं समझना, जो न्यूरोलॉजी करेगा वो पढ़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा बहुत MBBS में आता है। डन, फोरब्रेन हो गया क्या? चलो फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिड ब्रेन में तो बता ही दिया मैंने तुम्हें, 2 चीज़ें हैं, 4 लोब्स हैं जिनको ये कहते हैं, और एक कैनाल है दैट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये कैनाल मिड ब्रेन से ही पास हो रही है, ठीक? इन सबके कोई फंक्शन दिए नहीं। वैसे इन 4 राउंड स्वेलिंग्स में से 2 सुपीरियर होती हैं, 2 इन्फीरियर होती हैं।
इसमें से दो सुपीरियर वाली आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो आई और जो आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, एकदम से आप किसी चीज़ आवाज़ आई उसकी तरफ देखा, या कोई आवाज़ आई कोई सुनाई देने वाली कोई आवाज़ आई, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनके लिए दोनों होते हैं, ऊपर वाले देख विजुअल के लिए, नीचे वाले ऑडिटरी के लिए। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों, वैसे तुम्हारे दी नहीं है बट जस्ट बता रही हूँ, जब हमने स्केलेटल सिस्टम में वो पढ़ा था ना फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, वैसे ही हमारे सेरिब्रम में 4 मेजर जोन्स होते हैं। फ्रंट वाला जो जोन होता है वो फ्रंटल जोन, देन ये दोनों पेराइटल लोब्स, यहाँ पर दोनों टेम्पोरल लोब्स, और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, एक फ्रंटल एक ऑक्सीपिटल, यहाँ 2 पेराइटल 2 टेम्पोरल, ऐसे करके सेरिब्रम जो हमारा है वो 6 लोब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, नहीं दे रखा तो भैया नहीं बता रही। एंड हाइंड ब्रेन, हाँ हाइंड ब्रेन के भी फंक्शंस देख लो। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि हमारे वॉलंटरी एक्शंस के लिए मेजरली सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है, वैसे याद रखना हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए जो सेंटर्स हैं वो मेड्यूला में है ज़्यादातर। तुम्हारा चाहे वो तुम्हारी हार्ट रेट को कंट्रोल करना हो, ये रहा कार्डियोवैस्कुलर हार्ट रेट, चाहे वो तुम्हारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, चाहे वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो इनवॉलंटरी है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रीदिंग और ये जीआईटी, एलिमेंट्री कैनाल, तो इन सब के लिए जो सेंटर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं, मेड्यूला में। इफ़ यू रिमेंबर मेड्यूला में हमने पढ़ा था ना, रेस्पिरेटरी सेंटर था, रिदम सेंटर है ना, और एक पॉन्स में था न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, वही फिर ये सब के गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, इवन मेड्यूला में जो हमें वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब हमारे जो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस हैं वो भी मेड्यूला ही कंट्रोल करता है, वो भी मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। ठीक है, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस जो हैं हमारे वो भी, मतलब सिंपली कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनवॉलंटरी सेंटर कौन है हमारा, मेड्यूला। ठीक है, पॉन्स मैंने अभी शुरू में बोला था तुम्हें, जैसे थैलेमस एक रिले सेंटर है, वैसे पॉन्स में भी ट्रैक्स हैं जो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। बचा सेरिबेलम, सेरिबेलम जैसे सेरिब्रम की अखरोट की तरह हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है। अच्छा, उसमें गायराए एंड सल्काए भी याद रखना, जैसे एलिवेशन डिप्रेशंस बने हुए हैं तो एलिवेशंस उभार को गायराए कहते हैं, और सल्कस यानी दरार, खांच जो झुकी हुई है, तो जो डिप्रेशंस हैं उनको सल्काए कहते हैं। तो सेम वैसे ही कॉन्वोल्यूटेड सरफेस हमारे सेरिबेलम की भी है, इसीलिए सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, क्योंकि मैक्सिमम न्यूरॉन्स जो हैं वो सेरिब्रम में है, और सेकंड जो मैक्सिमम न्यूरॉन्स हैं वो हमारे सेरिबेलम में है, क्योंकि दोनों ही हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस रखते हैं टू एसोशिएट मैनी मोर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें फंक्शन दिया नहीं सेरिबेलम का, मैं तुम्हें वैसे ही बता देती हूँ। सेरिबेलम ना, एक तो जो हमारे मेनली हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है ना बच्चों, बॉडी गेट या पोस्चर, हम जब चलते हैं, स्पेशली जब हम चलते हैं, जो हमारी चाल होती है उसको उस टाइम पर हमारे बॉडी को बैलेंस रखना, मेंटेन करना, एक तो ईयर के फ्लूइड का काम होता है और एक सेरिबेलम का काम होता है। इसीलिए बोलते हैं जब अल्कोहल पी लेते हैं लोग तो लड़खड़ा के चलने लगते हैं, क्योंकि अल्कोहल ब्लड में जाकर, ब्रेन में जाकर सेरिबेलम को वो कर देता है, काम नहीं करने देता प्रॉपरली, अफेक्ट कर देता है, दैट्स वाई गेट वो हो जाता है। ठीक है, तो मेनली ये बॉडी पोस्चर से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे काम करता है वैसे सेरिबेलम थोड़ा बहुत हमें प्रिसाइज, जैसे हम कोई, मान लो आपको कोई कह दे कि बिल्कुल एक लाइन में आपको साइकिल चलानी है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक पतले से ट्रैक पे चलानी है ना, या कोई भी एक ऐसा एक्शन जो वॉलंटरी एक्शन है लेकिन उसमें बहुत प्रिसीजन चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइजनेस चाहिए कि वो बिल्कुल आपको कह दे एक पतली सी लाइन पर आपको चलना है, इधर उधर गिरने नहीं है, या आपका पैर इधर उधर नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पर सेरिबेलम का भी कंट्रोल आ जाता है। इसलिए वॉलंटरी के लिए सेरिब्रम तो है ही, सेरिबेलम भी है, बट जब हमें वॉलंटरी एक्शंस में प्रिसाइज कंट्रोल की ज़रूरत हो तब। ठीक है, डन, ये हो गए आपके चैप्टर के सारे फंक्शन, मतलब ब्रेन के सारे फंक्शंस खत्म। अब फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, अब तुम सारे कर दोगे, कर दो। पॉन्स को किससे मैच करूं, पॉन्स ये रहा, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस का और कोई फंक्शन मुझे दिख नहीं रहा। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं इसमें हार्मोन्स के लिए। मेड्यूला ये इन्वॉलंटरी में आ गया, रेस्पिरेटरी। सेरिबेलम में एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, ये आ गया। रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, ये लिखा नहीं था क्या एनसीईआरटी में, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस नहीं लिखा, देखो तुम ऐड करो, है ना, ये लाइन तो लिखी है बट ये नहीं लिखा, पोस्चर एंड बैलेंस, इसीलिए मैं हमेशा पढ़ा देती हूँ, ये कब पूछ लें कुछ नहीं पता। ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन से मिल गया वैसे तो हमें। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है 2024 का। सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कैलोसम। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड है। कॉर्पस कैलोसम भी वाइट कलर का होता है बच्चों, ट्रैक्स वही फाइबर्स का बना हुआ।
द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम, गलत, सेरिब्रम नहीं, मिड ब्रेन आएगा, सेरिबैलम भी नहीं, मिड ब्रेन आएगा। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन, अरे हाँ इसमें एक वर्ड रह गया था बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एल फॉर लिम्बिक लोब, एल फॉर लिबिडो। लिम्बिक लोब हमारे इमोशंस और मोटिवेशंस के अलावा जो सेक्सुअल बिहेवियर है जिसको लिबिडो कहते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। वैसे तो हार्मोन्स में भी आता है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में आता है, लिबिडो को कंट्रोल करते हैं, बट हार्मोन्स के अलावा ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो दैट इज लिम्बिक लोब। ये तीनों ही फंक्शंस के लिए लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर काम करता है। कौन से 3 फंक्शन, लिबिडो, मोटिवेशन एंड इमोशंस, ठीक है, डन। नेक्स्ट, सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो, आपके सारे इमोशंस आर, कौन है वो इनमें से, ये रहा लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, आपका जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जब भी आपको फीवर आता है इसका मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना ज़रूरी है, वो ज़रूरी होता है, उस वक्त कोई पैथोजन का अटैक हुआ है, कुछ हुआ है, बोलते हैं ना इन्फेक्शन में फीवर आ जाता है, तो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे वो उन पैथोजन्स के लिए अनफेवरेबल बन जाए। वो बात अलग है, उसकी वजह से हमें भी डिस्कम्फर्ट होता है, वी हैव टू टेक मेडिसिन, ठीक है। डू रिमेंबर, थर्मो रेगुलेशन के लिए भूख प्यास, थर्मो रेगुलेशन और लिम्बिक लोब के साथ मिलकर काम करना, वो सब हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है। 2018 में पूछा गया है विच रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन, ठीक है भाई। मेड्यूला को कहा है इट कंट्रोल रेस्पिरेशन, ये ऑब्लोंगेटा यहाँ आएगा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर, दोनों इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, यस। लिम्बिक लोब को कहा है इट कंसिस्ट फाइबर ट्रैक सिस्टम दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, बिल्कुल नहीं, लिम्बिक लोब का काम नहीं। ये लाइन किसके लिए लिखी है, ये लाइन लिख दी पॉन्स के लिए, ठीक है। तो यही हो गया वैसे हमारा, फिर भी देख लो। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स बनाता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हंगर थर्स्ट को रेगुलेट करता है। कॉर्पस कैलोसम 2 हेमीस्फेयर को जोड़ने वाला, इट इज अ बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट हेमीस्फेयर, सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट पेयर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द रीजन इज इनकरेक्टली पेयर, 2015 में भी इनकरेक्टली पेयर्ड पे पूछा है। कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम, ठीक है, ये बार बार आ रहा है बच्चों, इसका मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होने के हाई चांसेस हैं। कॉर्पस कैलोसम, व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम, ये इधर, ये उधर का और इधर का, तो दोनों को बीच में से कनेक्ट कर रहा है कॉर्पस कैलोसम। इट जॉइन लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और यही लिख दे रहा है ये कॉर्पस कैलोसम किसका बना है, इट इज वाइट इन कलर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ट्रैक, ये एक तरह का ट्रैक है, नर्व फाइबर्स एक्सॉन से बना है, माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना है, तभी तो वाइट दिख रहा है। माइलिन का कलर वाइट होता है, माइलिन शीथ का कलर, ठीक है। सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टाइसेस, है ना, एकदम से हम रहते हैं ना जल्दी जल्दी, वहाँ लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ाई नहीं, हेमिस्फीयर नहीं कॉर्टाइसेस लिखा है, हालांकि कॉर्टेक्स जो है वो भी सेरिब्रम का ही पार्ट है, बट स्टिल हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। सेरिब्रम को कहा है ये हमें कैलकुलेशंस में और कंटेम्पलेशंस में हेल्प करता है, दोनों वॉलंटरी एक्शंस हैं, सोच समझ के वो लेना। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को कहा है बॉडी का होम्योस्टैटिक कंट्रोल करता है, बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम को कहा है ये हमारे लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो सेरिब्रम होना चाहिए बच्चों, यस, सेरिब्रम का एक लोब लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करता है, सेरिबेलम नहीं, तो फिर वी हैव टू टेक दिस, क्योंकि यहाँ पर कॉर्टेक्स भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि जब सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ना दोनों वो जो कनेक्टेड है तो उनका कॉर्टेक्स वाला पार्ट आपस में कनेक्टेड है, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजरी लोकलाइज्ड, 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट, अगर हाइपोथैलेमस को कोई इंजरी है तो उसका कोई फंक्शन अफेक्ट होगा, देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे कॉर्टेक्स के ही एक रीजन का फंक्शन है, ठीक है, कॉर्टेक्स में अलग अलग जोन्स होते हैं, उनमें से एक करता है। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, चलते वक्त हमारे पोस्चर वगैरह को कंट्रोल करना सेरिबेलम का काम है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, वही सोचने समझने के काम आ गए तो सेरिब्रम करेगा। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यस, इट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, सो इट विल बी अफेक्टेड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज शोन हेयर, कहाँ है भाई, अच्छा सॉरी बच्चों इस क्वेश्चन में से डायग्राम मिसिंग है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास जो भी बुक है PYQ की वहाँ पे देख लेना क्या डायग्राम है, आराम से उससे तुम्हारी मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कॉम्प्राइजेस 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज, अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2012 में आया है, इनमें से कौन सा पार्ट हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में ये रहा सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में है, कॉर्पस कैलोसम भी उसी में है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के अलावा है। नेक्स्ट, द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, ये देखो बार बार मैंने कहा ना, पहले बहुत आता था हाइपोथैलेमस पे क्वेश्चन, अभी भी मतलब ब्रेन के पार्ट्स में से आ रहा है, तो ये अच्छी चॉइस रहती है एग्जामिनर्स की। तो बॉडी टेम्परेचर के लिए और भूख प्यास के लिए भी हाइपोथैलेमस, ठीक है। डन, ये लो हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म। तो यहाँ पर तुम्हारा एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर मैंने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुमको पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा रिवीजन हो गया है हमारे, हमने PYQs कर लिए हैं सारे। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इस नॉलेज को, इस इन्फॉर्मेशन को, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसको कब तक रिटेन करते हो, है ना। जब तक तुम्हारा नीट नहीं हो जाए तब तक तो करना ही करना है, और अगर नीट हो गया तो मेडिकल में तो फिर से पढ़ना ही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो अच्छे से अपनी तैयारी करो बच्चों। मैं जानती हूँ जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम पास आता जाता है ना, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग जाते हैं, ह्यूमन नेचर है ये, मैं ये नहीं कह रही, अगर हम भी तुम्हारी जगह होंगे, कोई एग्ज़ाम देंगे तो जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आएगी थोड़ी टेंशन होना तो बिल्कुल होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, सबको हो रही है, डोंट वरी फॉर दैट। पता लगा उस टेंशन से तुम टेंशन कर रहे हो, ठीक है। बट वो जो थोड़ी बहुत टेंशन तुम्हें हो रही है, अगर उस टेंशन से तुम खाना नहीं खा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, तुम्हारी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएं, तो फिर क्या फ़ायदा बच्चों बताओ। अगर इतनी टेंशन तुम करोगे कि तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम पास है और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, तुम खाना भी नहीं खा रहे हो, नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही है, ब्रेन सैचुरेटेड रहता है, हर वक्त टेंशन में रहता है, तो जो तुमने इतने पूरे साल में अच्छे से तैयारी की है, मेहनत की है, जितनी भी की है, किसी ने बहुत अच्छी की, किसी ने बहुत ख़राब की है, जितनी भी की है, नीट तो सबको देना ही है अभी फ़िलहाल, फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम तो दोगे ही दोगे, तो वहाँ उस मेंटल स्टेट तक तो खुद को रेडी रखो ना, है ना। इतनी टेंशन मत लो कि पता लगा तुम आते जाते गलतियाँ कराओ और तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, है ना। फिर अननेसेसरी का गिल्ट रहेगा मन में कि यार मैंने इतनी टेंशन भी क्यों की, फिर बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहता। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, रिजल्ट क्या होगा वो हमारे हाथ में कभी नहीं होता बच्चों, किसी भी चीज़ का। नीट तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, लाइफ में तुम्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी फेजेस आगे क्रॉस करनी है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। आप सच्चे दिल से अपने सच्चे एफर्ट्स करो, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे अच्छे फ्रेंड्स तुम्हारे पेरेंट्स हैं बच्चों। आई डोंट नो कि मतलब आजकल क्यों जनरेशन गैप हो गया है, जो भी हो गया है कि बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाते, बट बिलीव मी, जब हम बहुत छोटे थे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम सबसे पहले मम्मी के पास ही भाग कर जाते थे ना, और मैजिकल वे में वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देती। तो वो वही मम्मी है तुम्हारी, वही तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें डर लगता है बस उनसे, तुम थोड़े समझदार हो गए हो ज़्यादा, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। बट अभी भी अगर तुम्हें कभी भी टेंशन है ना, सिर्फ खुल के सच्चे मन से, चाहे तुम्हें रोने का मन करे, व्हाटएवर करे, उनके पास तुम करना, तुम देखना तुम बहुत लाइट फील करोगे। और बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इससे कहीं ज़्यादा उनके लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। वो एक ठीक है, वो भी चाहते हैं कि तुमने मेहनत की है, तुम्हारा सिलेक्शन हो, बट बाई चांस नहीं भी हुआ ना तो वही तुम्हें सबसे ज़्यादा संभालेंगे, वो टूटेंगे नहीं। वो तुम्हें अब तक इतना साथ देते आए हैं, तो इतना थोड़ी ना है कि वो तुम्हारे एक सिलेक्शन नहीं होने से उनको कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। वो तुम्हें और अच्छे रास्ते दिखाएंगे, आगे के लिए बताएंगे कि फिर से ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, कोई और तुम्हारे आस पास फील्ड है क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जो सच्चे बोलते हैं ना मार्गदर्शक हैं, या तो टीचर्स होते हैं वो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, वही तुम्हें बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोई फ्रेंड है तो भी फ्रेंड्स में इतनी समझ नहीं होती जितना पेरेंट्स और टीचर्स में होती है। तो प्लीज़ जो भी इमोशंस तुम्हारे अंदर इस वक्त चल रहे हैं ना एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, तुम अपने टीचर्स से करना चाहते हो तो उनसे करो, अपने अंदर मत रखो उनको, कोई लोड मत लो। एक जस्ट एग्ज़ाम है, तैयारी जितनी तैयारी तुम्हारी है उसके साथ उस एग्ज़ाम को दो, अटेम्प्ट करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। उस रिजल्ट के बेसिस पर फिर डिसाइड करेंगे कि दोबारा ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, कोई और फील्ड में जाना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आगे, बहुत ब्यूटीफुल दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बट प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचना जिससे तुम डीमोटिवेटेड हो, डिप्रेशन में चले जाओ। ये बिल्कुल बच्चों पे सूट नहीं करता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। अगर रियली में तुम मानते हो कि हाँ हमें पूनम मैम से पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत मज़ा आता है, तो हमेशा एक बहुत अच्छी डेस्टिनी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इतनी सी बात मेरी याद रखना और अपनी बिना टेंशन लिए तैयारी करते रहो। डेफिनेटली जो भी तुम्हें मिलेगा ना वो बहुत अच्छा बेस्ट मिलेगा।
ठीक है, अभी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, विल कंटिन्यू दिस। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, फिर हमारा 11th वाला PYQs कंप्लीट हो जाएंगे, दैन जल्दी जल्दी हम 12th के PYQs भी कर लेंगे। नीट से पहले पहले मैं तुम्हें करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।